दोस्तों मोस्टली लोग त्रिधा चौधरी को आश्रम नाम के एक शो से जानते होंगे, पर बहुत लोग ये नहीं जानते कि ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। लोग ये नहीं जानते कि ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फ हेल्प, सेल्फ इम्प्रूवमेंट ड्रिवन इंसान है। लोग ये नहीं जानते कि शी इज़ वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल वीव हैड ऑन द शो। ये बहुत ज़्यादा वेल रेड है, बहुत ज़्यादा जानकारी है लाइफ हैक्स के बारे में, करियर हैक्स के बारे में। और त्रिधा चौधरी के साथ ये हार्ट टू हार्ट चैट आज हम लेकर आए हैं द रणवीर शो हिंदी में। एन्जॉय त्रिधा चौधरी ऑन द रणवीर शो हिंदी। त्रिधा चौधरी जी, द रणवीर शो हिंदी में आपका स्वागत है। थैंक यू। आप बहुत ही स्मार्ट इंसान हो, आपकी बहुत बढ़िया स्टोरी है। पता है ये पॉडकास्ट इतना अच्छा क्यों होने वाला? मैं बताऊं? आप बताओ फिर मैं बताऊंगा। नहीं, स्टोरी नहीं, स्टोरीज है मेरी डेफिनेटली, बट काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि आई हैव हर्ड ऑफ द पॉडकास्ट और अभी मैं यहाँ पे हूँ साक्षात। साक्षात। आई लव द प्योर हिंदी त्रिधा जी। कोशिश करूँगी। ओके, फिर अभी मैं बताता हूँ कि मुझे क्यों लगता है कि ये पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है। बताइए। क्योंकि आपको पता है कि मैं मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करता हूँ, और अगर आप सोने से पहले मेडिटेशन करोगे, लोग कहते हैं कि आपकी स्लीप बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है, बिल्कुल। और जब आप सुबह उठते हो आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहती है। हाँ। और एक्चुअली ये हर इंसान के साथ होता है कि जब आप सुबह उठते हो आपको बस खुद के दिमाग को स्कैन करना चाहिए और खुद से ये पूछना चाहिए कि मेरे दिमाग में सेंटेंस क्या चली अभी। और वो जो पहली सेंटेंस होती है, दिन की पहली सेंटेंस होती है, आपको खुद के दिन का एक ट्रेलर मिल जाता है उस सेंटेंस में। बट लोग अक्सर उस सेंटेंस को सुनते नहीं। तो जब आज मैं उठा, मुझे ये इंट्यूशन मिली कि आज का पॉडकास्ट बहुत सही होने वाला है। अच्छा, तो इसे सही बनाते हैं। हाँ, आई एम श्योर। पर आपका लॉकडाउन कैसा था? It was great for creativity. So I got my creative juices out. the आई truth be told. फील कि आपके लिए एक तरह का टर्निंग पॉइंट भी था। था, बिल्कुल था, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स में मतलब अभी हम लोग नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, तो लोगों ने मुझे बोला था कि भाई व्हाई आरंट यू गेटिंग इनटू बिग फिल्म्स, बड़े पर्दे पे कब नजर आओगी? तो मैंने बोला कि काम एफर्ट सेम ही है हर जगह पे, अब कहाँ पे दिख रहा है इज डिफरेंट। तो पैंडेमिक ने ये रियलाइज करवाया सबको कि OTT प्लेटफॉर्म्स कितने महत्वपूर्ण है। आई फील कि लोग ऐसे कहते हैं कि अभी 10 सालों के लिए लाइफ ऐसे ही होने वाली है। पता नहीं मुझे, आई डोंट नो, इट्स पार्टली अ कंस्पिरेसी हमेशा से यही नॉर्मल था, पता है, ये फैमिली के साथ बैठ के खाना खाना या फिर भाई बहन के साथ मिलके कुछ बातचीत करना, ये न्यू नॉर्मल नहीं है। दिस वाज ऑलवेज द ओल्ड नॉर्मल। तो अभी पैंडेमिक की वजह से लोगों को लग रहा है ओ माय गॉड, एक घर पे कैसे रहेंगे, कैसे करेंगे ये, बट यही एहसास सबको मिला है ना कि दिस इज एक्चुअली नॉर्मल। अगेन फ्रॉम एन OTT पर्सपेक्टिव, लोग कहते हैं कि अभी OTT की दुनिया और फिल्म्स की दुनिया एक बन चुकी है, फ्यूजन हो चुका है। बिल्कुल। और लोग ये भी कह रहे हैं कि आई थिंक ऋतिक रोशन एक शो कर रहे हैं, आई बिलीव, और कौन कर रहे हैं? रणवीर सिंह शो कर सैफ रहे अली हैं। खान ने किया था सबसे पहले आपका। सैफ अली आई खान ने मीन सीक्रेट गेम्स तो बहुत ही मतलब द होल ऑफ इंडिया, द ऑडियंस, बहुत ही दिलचस्प एक शो था। और मेरे ख्याल से एवरीबडी इज डूइंग इट, क्योंकि लाइक आई सेड मीडियम मैटर नहीं कर रहे अभी। लाइक आप और मैं अगर यूट्यूब पे भी देखेंगे, ऑडियंस को अगर वो अच्छा लगता है दे विल सी इट। और आई फील कि जो लोगों का अंदर का टैलेंट है Yeah. वो ज़्यादा निकल कर आता है बिल्कुल। OTT शोज में। तो बिल्कुल। आश्रम का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन? बट नहीं, सबसे मजेदार क्वेश्चन जो एक्चुअली लोग पूछते हैं, सबसे पहले तो ग्रीट करेंगे जप नाम। लाइक सच्ची में उनको लगता है मैं वही किरदार हूँ, तो बोलेंगे जप नाम, एंड जस्ट टू कीप देम हैप्पी मैं भी जप नाम। ठीक है, इट्स बिकम लाइक अ लिंगो हो चुका है। सो आई थिंक इट्स गिवन मी दैट प्लेटफॉर्म, दैट स्केल, जो शायद अभी तक किसी और शो ने नहीं दिया होगा मुझे। क्योंकि चाहे प्राइमरी कैरेक्टर्स में आई एम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वंस, क्योंकि वहाँ पे देयर इज नथिंग कॉल्ड लीड। वहाँ पे बॉबी देओल, सब कुछ, सभी कुल मिला के प्राइमरी, देयर पार्ट ऑफ द प्राइमरी कास्ट। और उसमें जो मतलब द काइंड ऑफ अप्रिसिएशन जो मिला मुझे,
it's beautiful. एंड इट्स जस्ट योर बिगिनिंग. Yes, this is my beginning. बॉबी देओल के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिकॉज आई पर्सनली लव बॉबी देओल. मैंने बचपन में उन्हें सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर वहां मैं कहानी देखा बताती हूँ, उसका कहानी बताती हूँ. तो पहली दिन सेट पे, ठीक है, दिस इज फनी एंड गुड दैट आपने लाइक यू टुक आउट द होल सोल्जर पार्ट. तो वो बैठे थे लाइक यू नो गेटिंग रेडी डूइंग हिज टच अप. तो फर्स्ट सीन मैं गई, लोग क्या सोचेंगे, मैं बोलूँगी हाय सर, अच्छा लगा कि आपके साथ स्क्रीन शेयर करूँगी. फर्स्ट थिंग मैं जाके बोलती हूँ, मुझे प्रीति जिंटा बहुत पसंद है, मैं फैन हूँ उसके डिम्पल्स की. क्लास 4 में पढ़ती थी, तब से हम फैन ऑफ सोल्जर सोल्जर सॉन्ग और प्रीति जिंटा. प्लीज मेरी कभी बात करवाएंगे. आई स्वेयर मेकअप टचअप करते करते इज लाइक हाँ बिल्कुल. he had to conceal his face कि like she didn't talk about me, about Preeti Zinta. No, but seriously, that was my fun encounter with him. And वही bonding point था, I would say. तो उनको लगा कि मेरा honesty बहुत इनको अच्छा लगा. तो offset मैं एकदम मतलब on screen मैं दिखती हूँ कि लाइक बहुत ही सीरियस काइंड ऑफ रोल, बहुत रोने धोने वाली, बहुत सीरियस एंड लाइक यू नो अभी किसी को मार देगी, अभी डांट देगी, बट क्वाइट ऑपोजिट ऑफ स्क्रीन. सो या बॉबी देओल की वाइब कैसी है? गुड, ही हैज़ गुड प्रेजेंस. मतलब इस पर्टिकुलर सीरीज में शायद लोगों ने उनका जो एक्टिंग जैसे देखा होगा ना, इट्स रियली गुड. क्योंकि प्रकाश झा जैसे डायरेक्टर, उन्होंने बस वो निकाला उनसे. सो ही इज प्रूवन अ पॉइंट कि एन एक्टर शुड बी सरेंडरिंग हिमसेल्फ टू द डायरेक्टर. तो उसमें आपको पता चलेगा कि आप कहाँ तक पहुंच सकते हो. आई फील कि उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा बाउंस बैक है. Big, एंड वेरी big, वेल डिजर्व्ड. Big, big, yeah. I hope he's watching this. We love you, Bobby Deol. Yay! पर डिड यू नो कि आश्रम का इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा while you were shooting? क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा? The truth be told, numbers तो कुछ और ही होते हैं. Numbers ठीक है, शायद लोग बोलेंगे मैनिपुलेट किया किसी ने, राइट, बट अप्रिसिएशन तो मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, राइट. सो वो जो मिला सबको, लाइक जितने भी एक्टर्स थे सबको, द न्यू साइनिंग्स दैट हैपेंड, जो एक्सपोजर मिला, आई मीन इमेजिन हर जगह आपका बिलबोर्ड्स, जो पब्लिसिटी उन्होंने किया एंड एवरीथिंग, एंड everybody, not just me, everybody got a lot of appreciation. So that was an impact which we couldn't foresee. नहीं, वो नहीं लगा था वैसे होगा. जब कॉलेज में आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे थे त्रिधा चौधरी, तब आपको लगा कि आप एक दिन 200 मिलियन व्यूज की एक शो में आप काम करोगे? क्या आपको लगा था ये? Well, see, it's not about कि एक नंबर पे मैं बोल दूं कि 200 मिलियन व्यूज या कुछ भी, बट जेन्युइनली फ्रॉम बिकमिंग अ साइंस स्टूडेंट, वहाँ से ये एकदम ऐसा है, ऑपोजिट डायरेक्शंस. तो वहाँ पे भी वैसे ही हुआ. पढ़ाई करते करते माय फ्रेंड्स वर लाइक चल जस्ट गो ऑन स्टेज, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, थोड़ा नाच ले, थोड़ा गा ले, हो जाएगा. तो मैंने मजाक मजाक में कर लिया. तो वहाँ से धीरे धीरे जब मुझे लगा कि लोग बोलने लगे कि लिसन तुम अच्छी कर रही हो, बस करो, मैंने बोला नहीं पढ़ाई करनी है मुझे. तो नहीं, वैसे नहीं लगा था. बट अभी जब मैदान में हूँ मैं, बस फिनिशिंग लाइन तक मुझे जाना. आप कॉलेज में कैसे थे? नर्डी थे? पढ़ाकू थे? बहुत ही पढ़ाकू, चश्मे वाली, बट नॉट द यूजुअल हम जैसे देखते. क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि लाइक पढ़ाकू होने के लिए वैसा लगना नहीं चाहिए. मैं स्टाइलिश भी हो सकती हूँ, मतलब दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठ के गप्पे भी मार सकती हूँ और पढ़ाई भी कर सकती हूँ. तो दैट वाज माय वाइब बैक इन कॉलेज. पर ये आपने कभी सोचा कि ओके अभी बॉम्बे जाएंगे, अभी एक्टिंग के बारे में सोचेंगे, ये थॉट कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया? सेकंड स्टोरी. तो मेरे पिताजी काफ़ी स्ट्रिक्ट है, ओके. तो उन्होंने मुझे कभी रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है कि इंजीनियर या ये या वो, बट इतना ज़रूर बोला था कि जो भी करोगी हमारे मतलब लाइक परमिशन के बगैर तो बिल्कुल नहीं. तो ये जो प्लान था बॉम्बे का, ये मुझे तभी मिला जब मैंने एक शो साइन किया था स्टार प्लस के साथ. तो तब मैंने मम्मा को बोला कि काम तो ऐसे आ रहा है और बॉम्बे में काम करने के लिए ये बैक एंड फोर्थ यहाँ वहाँ, कैलकाटा से बॉम्बे, बॉम्बे से कैलकाटा बहुत हेक्टिक हो जा रहा था. सो मैंने बस बोला पापा मैं ना जा रही हूँ बॉम्बे. टिपिकल जैसे एक स्टोरी होता है. तो पापा ने बोला ओके फाइन ठीक है, एक कंडीशन है. मुझे लगा कि बोलेंगे कभी बात मत करो, बिकॉज सच्ची में मुझे लगा था कि
ये आई मीन विल आई नॉट गेट एक्सेप्टेंस फ्रॉम माय फैमिली? पापा ने एक बहुत ही यूज आई मीन अमेजिंग सा एस्टरिस्क डाला कि माय मॉम हैज टू कम विथ मी, सो दैट वाज लाइक अ गुड ऑफर. मम्मा ने आई मीन पापा ने बोला कि यू कैन डू एज यू प्लीज, बस मम्मा को साथ ले चलो, बस दोनों एक साथ रहो. सो शी इज माय मोमेजर. नाइस. या एंड अभी कितना टाइम हुआ है बॉम्बे में? इट्स बीन 5 years. 5 5 years. साल हो गए. 5 years. मैं आपको थोड़ा सा क्रीपी सवाल पूछ लूँ. ज़्यादा क्रीपी नहीं है. अच्छा. बट बंगाली लड़कियाँ इतनी सुंदर क्यों होती हैं? ये सवाल आई वाज वेटिंग टू आस्क दिस क्वेश्चन ऑन TRS. मेरे ख्याल से सुंदरता जो है ना, लाइक इंग्लिश में भी कीप ऑन सेइंग कि इट लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर. इट्स अ वेरी लिजिट जेन्युइन स्टेटमेंट. बंगाली लड़कियां बहुत स्मार्ट होती है. हाँ, स्मार्ट होती है ना. आई फील कि जो Yes. अंदर के स्मार्ट्स है वो बाहर भी निकल कर आते हैं. लाइक यू कैन सी इट ऑन देयर फेसेस एंड देयर अच्छा, आईज. मेरे चेहरे पे क्या लिखा है अभी? स्मार्ट हो आप आपकी माइक्रोबायोलॉजी अच्छा. की डिग्री दिख रही है मुझे आपके अच्छा, चेहरे पर. दिख रही है. तो आप बताओ, अगर मैं अभी माइक्रोबायोलॉजिस्ट होती तो डू यू थिंक लोग मुझे सीरियसली लेते? आप माइक्रोबायोलॉजी का आश्रम बना देते माइक्रोबायोलॉजी की दुनिया में. दैट्स अ गुड वन. No, but I'll tell you from the rest of India perspective. I think there is this notion, लोग ऐसे सोचते हैं कि yeah, I think India's most beautiful ladies come out of Bengal. Are Bengali ladies aware of this? बिल्कुल है, बिल्कुल. Okay. काफी हम्बल है हम लोग इस But- बारे में. But आप लोगों के perspective से आप लोग क्या सोचते हैं? Are you all aware of this? Even I think girls from Kerala also, they हाँ, seem हाँ, to have for sure. similar influence in मतलब that culture. मैं on an average बता रहा हूँ. Right. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि It's पंजाबी good to be लड़कियाँ अच्छी नहीं self-aware. हैं. It's हाँ. good to be self-aware, Okay. you know. I think ऐसा कुछ है नहीं. I'm a proud Bengali. I'm proud Bangali, as I would say. तो मुझे लगता है इसमें शर्माने वाली तो कोई बात है ही नहीं. बहुत सारे लाइक यू नो बड़े कंपनीज में जितनी भी लाइक सीनियर पोजीशंस में है, डेजिग्नेशंस में है, सब काफी सारे बंगाली नेम्स है वहाँ पे. कोलकाता का कॉन्ट्रास्ट बता दो एज कम्पेयर टू बॉम्बे. डिफरेंसेस क्या है? मैंने बहुत स्टोरी सुनी है ऑफलाइन, बट आई जस्ट वांट टू शेयर सम पर्सपेक्टिव ऑनलाइन. सबसे सिग्निफिकेंट चेंज बताऊँ? खाना. बिकॉज मेरे लिए खाना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं दिखती हूँ, फिट हूँ, आई हैव अ फिटनेस रेजिमेन दैट आई फॉलो, बट कुछ तो है कलकत्ते में अबाउट द फूड एंड एवरीथिंग. वो स्ट्रीट फूड भी चाहे क्यों ना हो, वो चाट, वो ये, वो भेल, वो पापड़ी, जो यहाँ पे मुझे आसानी से नहीं मिलती क्योंकि यहाँ का थोड़ा सा अलग है. मुझे थोड़ा वक्त लगा टू गेट यूज टू द बॉम्बे फूड. ऑफ कोर्स इतने सारे ऑप्शंस है. आई लव बॉम्बे. एंड देन अगर खाने के बारे में मैं कोलकाता को चूज करूँ तो बॉम्बे का जो डिफरेंस है, यहाँ पे जो लाइफस्टाइल जो फास्ट है, जो पेस है, वक्त जो है, उसका इम्पोर्टेंस मैंने सीखा है. आई हैव लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम इन मुंबई. ये समझाओ. क्योंकि पहले मुझे लगता था कि लोग बोलते थे अच्छा कहीं पे पहुंचना है इस वक्त, तो शायद हम लोग किसी को इन्फॉर्म नहीं करते थे, हम लोग पहुंच जाते थे 15 मिनट लेट. ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मुझे बोला गया है, दिस वाज एक स्क्रीन टेस्ट के लिए था, मुझे क्लियरली बोला गया था कि आप 15 मिनट लेट से हो, यू डोंट क्वालिफाई फॉर दिस. तो देखा जाए तो मुझे उस दिन से वक्त की जो अहमियत मुझे समझ में आई. और एक बार सेट पे भी हुआ था ऐसा, क्योंकि सेट पे टाइम पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है. आई मीन बॉम्बे जैसे शहर में हम लोग ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, हम लोग मीटिंग्स गाड़ियों में भी, लाइक समटाइम्स वी हैव डन इट कि कुछ पेपर वर्क हो, कुछ भी हो, गाड़ी में बैठ के यहाँ से वहाँ हमने किया है. तो वक्त का जो इम्पोर्टेंस है वो इस शहर ने मुझे सिखाया है. यहाँ के लोगों के बारे में आप क्या सोचते हो? क्योंकि मेरे बहुत मिक्स्ड ओपिनियन है अच्छा, यहाँ के क्योंकि लोगों आप के यहाँ बारे से में. हो इसलिए. हाँ शायद. आई फील कि इफ़ यू ग्रो अप हियर आपके पर्सपेक्टिव्स थोड़े से बदल जाते हैं. लाइक हसल कल्चर और हार्ड वर्किंग लाइफ बहुत आम चीज़ हो जाती है आपके लिए, बहुत नॉर्मलाइज हो जाती है. आई डोंट थिंक आई मेट एनीवन इन मुंबई हु डजंट एम फॉर वन लेवल हायर एवर. बिकॉज सी प्रोग्रेशन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ महाराष्ट्रन्स नहीं रहते, यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स के लोग ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, दिल्ली से, यहाँ से, साउथ से, ईस्टर्न इंडिया से. और यहाँ पे इट्स लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबके लिए कुछ ना कुछ है. तो चाहे आप फिल्म फ्रेटर्निटी के साथ मतलब एक्टर बनने के लिए इफ़ यू एस्पायर और नॉट, या फिर आप उससे रिलेटेड उस सेम फील्ड से अगर किसी तरह से यू वांट टू बी एसोसिएटेड, इट डजंट मैटर. इट कैन आल्सो बी समथिंग ऑफ द कॉर्पोरेट कल्चर. आई थिंक दिस मिक्स्ड कल्चर. सो यहाँ पे बॉम्बे में मुझे वो मिला है. कोई किसी को डेफिनेटली ज़्यादा
सेकंड टाइम पूछता नहीं मतलब छोटी मोटी मैटर्स को लेके कि अरे इस लड़की ने ऐसे क्यों पहना, इसने ऐसे क्यों बोला, और वो वो अकेले वहाँ रात होता को था? है, बिल्कुल है। मतलब लोग जज करते थे? जज से ज़्यादा मैं जिस एनवायरनमेंट में पली बड़ी हूँ वहाँ पे मुझे बहुत ही फ्रीडम मिला है। आई बीन इन अ को एजुकेशन स्कूल, तो मेरे लिए लड़के बस लड़के, ऐसा नहीं कि कोई छेड़खानी करेगा या फिर मेरे पेरेंट्स बोलेंगे नहीं यू कांट मिक्स विद अ बॉय और समथिंग। इन माई कल्चर आई हैव नॉट हैड दैट। बट यहाँ पे कभी कभार मैंने आई हैव सीन वन लेवल हायर ऑफ दैट एक्सेप्टेंस लेवल कि सुबह 4 बजे भी लाइक एक लड़की अगर रिक्शा में बैठ के कहीं से कहीं जाती है तो रिक्शा वाला इज क्वाइट रिस्पेक्टफुल ऑफ दैट। आई फील कि बंगाल में एग्जैक्टली एक मेट्रियार्कल सोसाइटी नहीं है, बट मेट्रियार्कल थीम्ड सोसाइटी है जहाँ देयर इज इम्पोर्टेंस गिवन टू गर्ल पावर। इज इट करेक्ट? एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव क्या होता है वहाँ? ये सेम कॉन्वर्सेशन किसी के साथ आई वाज हैविंग जस्ट एक हफ्ते पहले। पहले समझा दो मेट्रियार्कल सोसाइटी होती क्या है? मेट्रियार्कल सोसाइटी ही है इन बंगाल, क्योंकि मैं देखती हूँ, मतलब घर में देखती हूँ मम्मी पापा के नहीं सुनते, पापा मम्मी की सुनते हैं। सो इट्स लाइक डन एंड डस्टेड वहीं पे। ये होती है मेट्रियार्कल यही होती है सोसाइटी। मेट्रियार्कल सोसाइटी, जहाँ पे the females in the family are literally worshipped and उनकी जो opinions होते हैं, जो राय होती है, उसको seriously equal importance दिया जाता है. So that's a matriarchal society and I'm very proud and happy to be a part of that. आई थिंक इसलिए बंगाल में जनरली दुर्गा माँ को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ऑल्सो सेम लॉजिक है। Yes, see, when it comes to religion and idolizing gods and all, ideally Durga Ma is also true representation of a woman. तो वो एक नारी है, and I think जो शक्ति जो जिसको symbolize Confidence. exactly confidence सब कुछ females I think bear a lot more than males. Do you agree? Physical pain, A lot. societal Childbirth, pressure. during menstruations and all. Even biologically, I think women का pain threshold ज़्यादा रहता है। ज़्यादा पेन को मेंटल, यू फॉरगेटिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मेंटल जो पेन एक होता है ना, जो एक औरत गुजरती है, आई मीन आफ्टर ऑल देखा जाए तो जितने भी आप घर जमाए देख लो, उन्हीं को छोड़ के जाना पड़ता है कहीं पे, एंड शी हैज टू हैव अ न्यू लाइफ अराउंड दैट. सो आइडियली आई मीन आई वोंट डाइग्रेस फ्रॉम द टॉपिक. टॉपिक था अबाउट मेट्रियार्कल सोसाइटी और लाइक क्वाइट द ऑपोजिट ऑफ दैट. तो देखा जाए तो बंगाल वेलकम्स वुमेन. इवन अगर आप देखोगे तो एजुकेशन, उन्हें they do not force the girl child to be married in their mid-20s. वो बोलते हैं कि नहीं बेटा पढ़ो, करो यहाँ पे काम जो करना है. So I think that is a very significant thing. जो हम पहले बात कर रहे थे ना कि बंगाली लड़कियां इतनी ब्यूटीफुल क्यों होती है, ये भी एक फैक्टर होता है कि दूसरे लोग आपका कॉन्फिडेंस सेंस कर सकते हैं, आपकी इनर स्ट्रेंथ सेंस कर सकते हैं. इन द सेम वे दैट अ कॉन्फिडेंट गाय इज आल्सो मोर अट्रैक्टिव. Like what is actually more attractive about a confident It's guy? common ना रणवीर, like एक लड़की अगर सिर्फ सुंदर दिखती है ठीक है, आप एक कॉन्वर्सेशन अगर if you have a conversation with her, even with the guy, तब आपको पता चलता that is more attractive. That's a tad level more attractive than just looking attractive, I guess. नहीं 100%. आप okay according to you. मैं ढूंढूं आपके लिए बंगाली लड़की. Always. I am always open to offer. Done. All the Bengali babes. आपकी अगर कोई फ्रेंड है कोलकाता में से let me know. चलो ढूंढती हूँ. I don't. Actually वो ही आपको ढूंढ लेंगे. मुझे नहीं ढूंढना पड़ेगा आपके लिए. I don't know how many of them would be okay with a non-fish eating and non-mutton kosher eating boy. अरे no. अभी in fact speaking of eating, you'll be surprised. मेरे घर पे ज़्यादा वेजिटेरियन खाना पकता है. अच्छा. I swear. मैं बंगाली कुजीन मेरा फेवरेट कुजीन है इंडिया में. One of the favorite. ऐसे बोल रही हूँ कि मैं ऑपोजिट नहीं, बैठी हूँ. okay, I'll tell you दो कुजीन है मेरे फेवरेट्स. एक मैंगलोरियन और दूसरा बंगाली. और मैंने बहुत ज्यादा बंगाली टफ cuisines आपने चूज किया है. हाँ, मैं पहले बहुत खाना पकाता था. पता है ये बिया बाइसेप्स चैनल पहले कुकिंग चैनल हुआ करता था. ओह ये नहीं पता था मुझे. So next time हम एक साथ can we do a cook off? I've lost touch but नहीं I'll invite you on my show. Sure, I'd love to. I feel कि आप में भी अंदर ही अंदर एक पॉडकास्टर है या एक टॉक शो होस्ट. हाँ, वो काबिलियत है. एक्चुअली किया है मैंने, बट वो मेनली ट्रैवल रिलेटेड है. सो वहाँ पे एंड सच्ची बात बताओ तो ऑडियंस को तो लाइक मुझे खाना और घूमना, मतलब ये एक टिपिकल बंगाली ट्रेट है. लोग बोलते हैं कि ये बंगाली लोग अपना पैसा कहाँ पे खर्च करते हैं खाने में और ट्रैवल करने में. सो मे बी
ट्रैवलिंग के साथ रिलेटेड सम टॉक शो. Yeah. Sure. But coming back to the topic of my love life, Over to you. आप सेटअप करोगे रणवीर जी का? All the beautiful Bangali. बंगाली में बता दीजिए. আচ্ছা, যত সুন্দর সুন্দর বাঙালি নারীরা এইটা দেখছেন, প্লিজ রণবীরকে ফলো করুন ইনস্টাগ্রামে @beerbiceps right now. I feel so loved. Thank you. No, but Yeah. genuinely, I'm okay. Forget from a dating perspective. Just as a human being. Yeah. So मैं जब स्कूल में था, मेरी सारी टीचर्स बंगाली थी. सारी टीचर्स बंगाली थी and In Bombay. yeah. Like I'm not kidding. Wow. Like I remember Mrs. Chakravarti, Mrs. Dutt, all these, like it was all Bengali teachers. And tell me a little about your first impression of them, other than them genuinely being good at their Great teaching. looking, great hair, like Great great, hair. like the all the hair used to like shine. Like I was like, there's something up with the hair. The Bangali diet. The Bangali diet. I don't know what it was. और इसीलिए मुझे लगता है कि लाइफ में भी ना ये मैंने आपसे कहा कि बंगाली लेडीज इतनी ब्यूटीफुल क्यों होती है, क्योंकि मेरा बचपन I was always surrounded by Bengali women. But I'm very intrigued about that attraction thing. तो generally as a lady आपको क्या attractive लगता है in men? I'm not just talking physically, it No, could be no. intellectually. हमने already discuss किया that. But even physically, like you can elaborate. Mentally, physically, spiritually, जो भी आपको लगता है. Spiritually, yes. तो definitely मुझे लड़के अच्छे लगते हैं जो how do I say, वो टिपिकल सिर्फ एक लाइक माइंडसेट पे नहीं होते कि मुझे ऐसा ही दिखना है, वैसा ही करना है. अगर उनकी कुछ मतलब हॉबीज हो और उसको अगर वो इनकलकेट करते हैं, Passion? nothing like it, yeah. For instance, I definitely love the idea कि अगर if some guy likes the idea of sharing the load of cooking together, there's nothing as romantic as that, I'd say. क्योंकि लोग बोलेंगे ये वो, you know, the usual thing, but there's nothing as attractive as a man really being like, अच्छा ये लड़कियों का काम नहीं है, चलो साथ में let's cook. इसे कहते हैं comfortable in his own masculinity. मतलब जो लड़के इनसिक्योर होते हैं कि नहीं मैं मेरे में इतनी मर्दानगी है वो और मैं Exactly, कुकिंग नहीं करूंगा, मतलब exactly. आप में एक्चुअली इनसिक्योरिटी है, आप में मर्दानगी नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसा किसने बोला है कि ये सिर्फ लड़कों को करना है, ये सिर्फ लड़कियों को करना है. I mean, come on, 2021, are we really having this conversation? और बताओ. और बताएं. तो थोड़ा So elaborate कीजिए. मुझे थोड़ा सा है मुझ में, मैं that way again I'm very Bengali. I like the idea of कहाँ तक भाई साहब ने पढ़ाई की है, कि like which university has he been to, so I might just be a little like अच्छा यहाँ से ये बंगाली this ट्रेट होती business है. school, okay, so Wow. checklist. I didn't know this. मुझे अभी MBA करना पड़ेगा. Please. But like okay, ये समझा दो. ये मैंने हाँ. it's not just a Bengali trait. ये मैंने महाराष्ट्रियन, मेरी मम्मी Right. महाराष्ट्रियन है, तो मैंने बिल्कुल. महाराष्ट्रियन कम्युनिटी में देखी है, साउथ की थोड़ी कम्युनिटी में हाँ, देखी हाँ, है, हाँ. और अभी बंगाली कम्युनिटी में देख रहा हूँ. And I get it like कि why education can be considered attractive. But अगर एक साइड पे एक highly educated इंसान है और दूसरे साइड पे एक self made बंदा है, बिल्कुल. तो आपको जिसने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है बट खुद के बलबूते पर बिजनेस स्टार्ट किया That है is या a करियर बनाया है, very very अट्रैक्टिव थिंग. it is. डज इट सब्स्टिट्यूट फॉर बीइंग हाईली एजुकेटेड? See, it can be a mix of both, you know. मैं वही बोलना, I mean, I was trying to say कि ऐसा कुछ नहीं कि मतलब उन्होंने अगर MBA नहीं किया है तो मैं बोलूँगी भाई तुम्हारा नहीं चांस. ऐसा नहीं हो सकता. ऐसा नहीं हो कॉर्पोरेट सकता. आपका कॉर्पोरेट वर्ल्ड बात कर रहा है. ऐसा नहीं कि मैं I can take an interview उसका. But my point is very simple. But मुझे ना थोड़े से एवरेज जो ज़्यादा पसंद है, the truth be told. I mean, हिंदी में बताओ तो मतलब थोड़े से नॉर्मल से बंदे, यू नो, वो सिक्स पैक टाइप. ओके मैं काम करती हूँ उनके साथ, अच्छा लगता है, इट्स ओके. पता है ये गलत फहमी होती है लॉट ऑफ टीनेज बॉयज की हाँ. कि मुझे सिक्स पैक बनाना है, फिर ही मैं अट्रैक्टिव बन जाऊंगा. नहीं चाहिए. अपने माइंड को अट्रैक्टिव बनाओ. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब अगर एक सीरियस रिलेशनशिप है और फ्रेंडशिप भी है, कोई भी रिलेशनशिप डजंट हैव टू बी कि मैरिज, वी नॉट ब्रैकेटिंग इट दैट वे, कुछ भी हो, पार्टनरशिप, कंपेनियनशिप, एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कुछ उसको सिखाओ, वो आपको कुछ सिखाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो गिव एंड टेक होना चाहिए. जैसे लड़कियों के बॉडी पॉजिटिविटी इश्यूज होते हैं, उसी तरह लड़कों के उससे भी ज्यादा बॉडी पॉजिटिविटी इश्यूज होते क्योंकि हैं. किसने बोला है कि मतलब
एडम वाज लाइक दिस, ईव वाज लाइक दिस, हमें वैसे ही मानना है या फिर जैसे भी हो। आई मीन पता है लड़कों को अपनी बॉडी के साथ लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज होते हैं। किसी को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा पतला हूँ, किसी को लगता है मैं बहुत ज़्यादा मोटा हूँ, किसी को लगता है नहीं मेरा चेहरा ठीक नहीं है, बाल ठीक नहीं है, हाइट ठीक नहीं है, या जो भी कुछ हाँ, आई लुक्स में। थिंक लड़कों को हाइट को लेके ज्यादा है, या बिकॉज उससे अगर कद में थोड़ी सी लंबी लड़की है या फिर इक्वल है, दे स्टार्ट टू फील अ लिटिल इनसिक्योर। आई मीन एग्जाम्पल्स तो काफी है, इट्स अ वेरी रिलेटिव स्पेस। अगर आप कंफर्टेबल हो कि आपकी गर्लफ्रेंड अगर हील्स पहन के आपसे थोड़ी सी लंबी हो एंड यू आर टॉम कंफर्टेबल टॉम विद इट, क्रूज, शाहरुख खान। एग्जैक्टली। सो सो आई मीन वी डोंट हैव टू एग्जाम्प्लीफाई दैट, द आइडिया इज कि इट्स अ वेरी रिलेटिव टर्म। अगर आपको अच्छा लगे तो व्हाई शुड यू लिसन टू आई समवन फील कि बहुत एल्स? लड़के ना ये कॉलेज में नहीं जानते। बहुत लड़कों को कॉलेज के बाद पता चलता है कि लुक्स इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते, स्पेशली टू फाइंड द राइट पार्टनर। Yeah. अगर आपको रॉन्ग पार्टनर चाहिए तो हाँ, लुक्स डेफिनेटली ज़रूरी होते हैं। लिमिटेशंस है ना उसमें, बहुत लिमिटेशंस है, क्योंकि द आइडिया ऑफ जस्ट लुकिंग एट समवन हाउ ही और शी विल लुक विल चेंज। आप बताओ 10 साल पहले आप अलग दिखते थे, शायद मैं भी अलग दिखती थी। सो 10 साल पहले अगर किसी ने मुझे देखा होता, शायद कुछ चीज़ें उनको ज़्यादा अच्छा लगता, बट वी ऑल चेंज ओवर टाइम। बट दैट वन थिंग दैट स्टेज कॉन्स्टेंट इज how you think and how you cultivate that thing inside of you. It's not the physical appearance all the time. So it should be given importance, but ज़्यादा नहीं। हाँ, Yeah. आई नो कि बहुत लड़के अभी ये कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं और खुद की बॉडी के बारे में सोच रहे हैं और आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर मान लो कोई थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है, डज दैट मैटर एज मच एज कॉन्फिडेंस, एज मच एज व्हाट्स हियर, एज मच एज मैं व्हाट्स हियर? बताऊँ, हाँ, बताओ। मैंने एक लड़की को देखा था, I don't know exactly like how many months ago, at a party. थोड़े से मतलब bulky in the sense he had a very good build, so उसके हिसाब से he was good, he was perfect. जैसे he was doing moonwalk and freestyle dance, मैंने नहीं देखा उस confidence के साथ anybody else do that. I was floored. मैं देख के I was, पास में कोई लड़का अगर एकदम डिजाइनर वेयर में भी जा रहा होगा, so that guy wouldn't have grabbed my attention. मैं उसी लड़के को देख रही थी जो मजे से अपने में एंजॉय कर रहा था अपने आप को, डांसिंग, गेटिंग अटेंशन। द हाईएस्ट चांसेस उसको ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। हाँ, पता है ये एक्चुअली एक डेटिंग की ट्रिक होती है कि अगर आप एक सिंगल लड़के हो और अगर आप मान लो क्लब में गए हो या किसी Right. पार्टी में गए हो, सच में ये ट्रिक होती है अच्छा, और मैंने सुनाओ। ये ट्रिक के साथ एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा, ये मुझे एक कॉलेज फ्रेंड ने बताया था जब मैं कॉलेज में था, एंड आई स्टार्टेड अप्लाइंग इट देन एंड आई सॉ कि एज आई ग्रू अप दिस वर्कड। अगर आपको नॉट जस्ट लड़कियों का, अगर आपको लोगों का अटेंशन कैप्चर करना है, Okay. ठीक है, तो आपको बस यही करना है, आपको एनर्जी लानी है रूम में, आपको कॉन्फिडेंस लाना है रूम तो में। आप तो उसमें माहिर हो। हाँ, ऑफ कोर्स। और अगर ये दोनों चीजें ने काम नहीं किया, या बहुत ज्यादा लोग हैं या म्यूजिक बजा लोगों ने आपको नोटिस नहीं किया, आप बस अकेले डांस करने लगो। और अगर आपके साथ एक और बंदा है, उसके साथ भी डांस करो और उसे भी ये समझाओ कि कॉन्फिडेंटली डांस करो और खुल के डांस करो। आपको बस गाने के बीट्स सुनने, ठीक है, और बीट्स के साथ आपको बस कैसे? ऐसे करना है। आपको ऐसे? डांस मूव्स नहीं आने चाहिए, हाँ, बस बीट्स फील बस करनी है, feel. बस ये करो। ये Okay. करो। मेरे शायद सिर्फ 4 डांस स्टेप्स हैं जो मैं रिपीटेडली करता हूँ, पर मैं सबसे स्माइल favorite करते रहता अब अभी का व्हाट इज ये- ट्रेंडिंग नाउ? हूँ। ये आप यहाँ वहाँ पॉइंट करो और आप बीट्स फील करो। और आपको अगर बस लड़की पसंद हो तो हाँ, आई थिंक आपकी एक्सप्रेशन ज्यादा जरूरी होती है। सरोज खान आपको पता है? तो द लेट ग्रेट सरोज खान, उन्होंने एक चीज कही थी सलमान खान के बारे में कि शायद इनको डांस करना इतना अच्छे से आता नहीं, बट इनके एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको डांस नहीं आता, आपके एक्सप्रेशंस पर कंट्रोल करो, पर कंट्रोल रखो और सिर्फ बीट्स को फील करके बॉडी को मूव करो, दैट्स इनफ। क्योंकि डांस में इट्स नॉट अबाउट जस्ट द स्ट्रक्चर, ये बहुत दिखता है। और ये जनरल थियरी होती है कि जिस तरह से कोई भी इंसान डांस करता है, आपको उनके इंटरनल वर्ल्ड के बारे में भी पता चलता है। तो अगर आप किसी को बताओ मैं क्लासिकल डांसर हूँ। आप में आई फील वो अरे वाइब हमेशा दिखती थी मुझे। मुद्राज। हाँ, क्लासिकल डांस की वजह से भी आपका इंटरनल वर्ल्ड बदल जाता है। लोगों को ये पता नहीं। जैसे I'll tell you, 2 चीज़ें। मैंने क्लासिकल डांस को थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया है। स्कूल में हमें इंडियन क्लासिकल, इवन द गाइज वर टॉट इंडियन Wow. क्लासिकल, या सो I've experienced Indian So classical I'm dance. not saying wow because a guy was taught, because that's common, but that you were a part of it, that's nice. थैंक यू। बट 2 एक्सपीरियंसेस थे जो जिन्होंने कैरेक्टर बिल्ड किया। एक इंडियन क्लासिकल डांस था, दूसरा एक्सपीरियंस था मार्शल आर्ट्स। Okay. और दोनों ने मेरे इंटरनल वर्ल्ड को चेंज कर दिया।
तो मार्शल आर्ट्स आप में फोकस डाल देता है, डिसिप्लिन डाल देता है। जब आप कोई किक मार रहे हो या थ्रो कर रहे हो, उसमें बहुत डिटेल टेक्निक होता है कि पैर कहाँ होना चाहिए, हाथ कहाँ होने चाहिए। एंड इंडियन क्लासिकल डांस इज अ पैरेलल, वहाँ भी सेम चीज़ होती है कि हाथ कैसे होने चाहिए, Center of बैलेंस कैसा gravity, होना चाहिए। gravity. हाँ, तो इसे मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि इंडियन क्लासिकल डांस की वजह से आपको मेंटल बेनिफिट्स क्या मिले? बिकॉज बहुत लोग, आई फील जिन लोगों ने इंडियन क्लासिकल डांस एक्सपीरियंस किया उन्हें ये चीज़ें पता है, बट बाकी लोगों को नहीं पता। बाकी लोगों को सिर्फ लगता है कि हाँ भरतनाट्यम होता है, जो भी ये XYZ डांस होता है, बट एक्चुअली वो एक मेडिटेशन टाइप एक्सपीरियंस भी होता है उस इंसान के लिए जो रिलीजियसली वो चीज़ कर रहे हो। बिल्कुल। इंडियन एक्चुअली कोई भी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हो, डांस हो, एक्चुअली बहुत ही इंट्रिकेट है और बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है कंपेयर टू एनीथिंग एल्स। वेस्टर्न क्लासिकल भी इट्स वेरी डिफिकल्ट। हर चीज़ का एक अलग अलग उसमें मोड है। तो जो इंडियन क्लासिकल ने 14 साल मैंने प्रैक्टिस किया और मैं मतलब जैसे डिफरेंट अलग अलग महोत्सव पे भी मैंने परफॉर्म किया है। तो जो मुझे लगा कि अभिनय जो डांस में होता है, इट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ होता है अभिनय। अभिनय इज एक्टिंग। तो उसी से मुझे कॉन्फिडेंस जो मिला है एक कैमरा के सामने या फिर लोगों के सामने। तो मैं स्कूल में भी डांस टीम में थी एंड आई वाज आल्सो कैप्टन। तो वो कॉन्फिडेंस मुझे कहाँ से मिला? जैसे आपने कहा सेंटर, डांस हैज सेंटर्ड मी। जो वो स्टेज में इतने लोगों के सामने ऑडियंस, उनके जो जजमेंट्स होंगे या नहीं, मैं भूल जाती थी। फॉर दोज 15 मिनट्स मैं भूल जाती थी। मैं बस स्टेज पे होती थी, मेरा ध्यान सब कुछ सिर्फ उस पे था कि दिस इज़ मी डेडिकेटिंग माई सेल्फ टू माई ऑडियंस। एंड हम लोग जब प्रणाम करते हैं ना, भूमि को प्रणाम करते हैं, भगवान को और ऑडियंस को। सो द आइडिया इज आई एम इन सिंक with these three things. I'm not concerned about anything else. That is what it has taught me. Same for camera. The camera's on you. हम भूल जाते हैं कहाँ लाइट्स है, कहाँ क्या है। इतनी अमेजिंग सी हम लोग फ्लो करे, राइट? वी आर नॉट कॉन्शियस। सो इट हैज मेड मी लेस कॉन्शियस एंड वे मोर कॉन्फिडेंट। ये मैं थोड़े मेडिटेशन पर्सपेक्टिव से आपके साथ शेयर करूंगा वो चीज़ें Please, जो I मैंने would want सीखी है। तो चक्रास के बारे में आपको पता? बेसिकली बायोलॉजिकली स्पीकिंग, क्योंकि आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो, आपके स्पाइन के अराउंड, अच्छा ठीक है, आपके बॉडी को अगर आप डिवाइड करेंगे हाफ में, ठीक है, तो द डिवाइडिंग लाइन इज कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल एक्सिस। मतलब आपकी स्पाइन, आपकी बैक की जो सेंटर की लाइन है वो होती है आपकी स्पाइन, और उसके आसपास आपके बॉडी के मेन ऑर्गन्स, मेन ग्लैंड्स जहाँ से आपके हॉर्मोन्स निकल कर आते हैं, और मेन नर्व क्लस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अपना हाथ ऐसे मूव करना, ये सिग्नल कैसे आया? ये सिग्नल आया क्योंकि मेरे दिमाग से एक सिग्नल निकला जो मेरे स्पाइन में फ्लो हुआ और उस नर्व क्लस्टर को हिट होके फिर मेरे हाथ में गया। तो जहाँ आपके 6 मेन नर्व क्लस्टर्स होते हैं, उन एरियाज को स्पिरिचुअलिटी में चक्रस कहते हैं, और उन नर्व क्लस्टर्स के आसपास ज़रूरी ग्लैंड्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ आपका पीनियल ग्लैंड होता है, यहाँ आपके गर्दन में आपका थायराइड ग्लैंड होता है, यहाँ आपका दिल, हार्ट होता है, यहाँ आपके पैंक्रियाज होते हैं, उसके नीचे आपकी इंटेस्टाइन्स होती यहाँ है, पे भी पिट्यूटरी एंड हाँ, एवरीथिंग। ठीक है। और आपका लोएस्ट चक्र जो मेन के लिए टेस्टिकल्स होता है, विमेन के लिए ओवरीज होता है, उसके भी हार्मोनल फंक्शंस होते हैं जो आपके पूरी रेस्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। मतलब बॉडी की बायोलॉजी देखी जाए तो अगर एक हार्मोन थोड़ा सा यहाँ हो गया, आपका पूरा हार्मोनल सिस्टम यहाँ हो जाता है, इम्बैलेंस। हाँ, इम्बैलेंस हो जाता है अगर एक भी हार्मोन ऑफ बैलेंस हो गया। और जो 2 इंपॉर्टेंट सेक्स हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, वो मतलब आप औरत हो, आपके बॉडी में भी थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन होगा, दोनों ही है, मैं मर्द दोनों ही हूँ, है। मेरे बॉडी में थोड़ा सा एस्ट्रोजन होगा, बट एक बैलेंस में मेंटेन हो जाता है। और अगर वो सेक्स हार्मोन्स का बैलेंस थोड़ा सा खराब हो गया तो आपके हार्मोनल सिस्टम पर इफेक्ट्स हो सकते हैं। बट अगर आप स्पिरिचुअली देखें तो जो आपका लोएस्ट चक्र है, जहाँ आपके सेक्स हार्मोन्स प्रेजेंट है और जहाँ से वो सिक्रीट होता है या जहाँ वो मेंटेन होता है, उनका बैलेंस मेंटेन होता है, अगर वो हिल जाता है तो आप अनसेंटर्ड हो जाते हो, जिसे स्पिरिचुअलिटी हम अनग्राउंडेड कहते हैं। तो जब आप मार्शल आर्ट्स कर रहे हो, जब आप भरतनाट्यम कर रहे हो, आपका एक्चुअली लोएस्ट चक्र सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज हो रहा है, क्योंकि बैलेंस कहाँ से आता है? आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा, जूडो में भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर बहुत ध्यान होता है, वो एक्चुअली आपके हिप्स में होता है, राइट। किसी भी ह्यूमन के हिप्स में होता है। बिल्कुल। तो जब आप पोजेस कर रहे हो,
इंडियन क्लासिकल डांस में, जब मैं जूडो में थ्रोज कर रहा था या जब मैं फाइट कर रहा था, मेरा पूरा बैलेंस वहाँ से निकल कर आता है। All comes from the हाँ। core. Yeah. तो ओवर टाइम जब आप अपने लोएस्ट चक्र को वर्क कर रहे हो, आपको ग्राउंडिंग मिल जाती है, जो आपने कहा ना, सेंटरिंग मिल गई आपको स्टेज पे या परफॉर्मेंस के टाइम या कैमरे के सामने। बिल्कुल। वो क्या एग्जैक्टली क्या हो रहा है आपके दिमाग में, आपको बहुत शांति फील हो रही है और उस शांति से आप अपना काम कर रहे हो या परफॉर्मेंस दे रहे हो, पर वो शांति का सोर्स एक्चुअली आपका लोएस्ट चक्र होता है। अगर वो हिल गया तो आपका दिमाग भी हिल जाएगा। और मोस्टली जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं करते, या जिन्होंने बचपन में इंडियन क्लासिकल डांस को एक्सपीरियंस नहीं किया, मेडिटेशन को एक्सपीरियंस नहीं किया, योगा को एक्सपीरियंस नहीं किया, या फिर मार्शल आर्ट्स, स्पोर्ट्स भी, आई थिंक स्पोर्ट्स इज इक्वली इम्पोर्टेंट। वो आपको ग्राउंड डेफिनेटली कर देता है। बट जिस तरह से मार्शल आर्ट्स और इंडियन क्लासिकल डांस आपके लोएस्ट चक्र को ग्राउंड करता है, देयर इज नथिंग, देयर इज नो अदर एक्टिविटीज लाइक दैट। बट ज़्यादा बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में सीखना चाहिए, और इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। आई फील कि देर आर योगिक पॉस्चर्स एज वेल। पद्मासन भी एक पॉस्चर है जिसकी, हाँ, यो लोटस पॉस्चर की वजह से भी आपका लोएस्ट चक्र ग्राउंड हो सकता है। और अगर आपके पास वो ग्राउंडेड लोएस्ट चक्र होगा आपके बॉडी में, तो आपकी वर्क परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आप में पेशेंस आ जाता है, आप में काम आ जाता है, बिल्कुल और जो भी काम आप कर रहे हो आप उसमें अपना 100% दे सकते हो। बिल्कुल। इफ़ दैट लोएस्ट चक्र इज शेकन अप, आपका दिमाग हमेशा यहाँ वहाँ होगा कि ठीक है मैं काम तो कर रहा हूँ, बट एक्चुअली मैं अपने मम्मी के बारे में सोच रहा हूँ, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। आप मेडिटेटिवली अपना काम नहीं कर जो कि पाओगे। मल्टीटास्किंग से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि मल्टीटास्किंग फिर भी एक चीज़ है जहाँ पे शायद आप दो तीन चीज़ें सेम मतलब कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हो, बट हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं मतलब कुछ और लिख रही हूँ, कुछ और सोच रही हूँ और कहीं और। हाँ, और दूसरे चक्रस की भी फंक्शंस होते हैं, बट अगर आपको उन्हें अनलॉक करना है और उन्हें मैक्सिमाइज करना है, पहले आपको अपना लोएस्ट चक्र मैक्सिमाइज करना पड़ता है। तो और फिर ऐसे प्रोग्रेशन में जाता है। हाँ, और स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल ग्रोथ का बेस होता है कि आपको पहले अपना लोएस्ट चक्र फिक्स करना है। अगर वो फिक्स हुआ, फिर आप बाकी के चक्रस के बारे में सोच सकते हो। उसके बाद आता है पीस का चक्र, कि आप खुश हो गया लाइफ में, जो आप कर रहे हो आप में शांति है। और वो ज़्यादातर ना इंडियन कल्चर में लोगों का फिक्स रहता है, बट लोएस्ट चक्र बहुत लोगों का, स्पेशली अर्बन सेंटर्स में, स्पेशली मुंबई में, बहुत ज़्यादा हिल जाता है। इनफैक्ट आई थिंक शायद मैं गलत बोल रही हूँ, बट आपका कफ पित्त वाता ये भी इंटरलिंक्ड है, क्योंकि जैसे आपने योगा को बोला बैलेंस के लिए और सब कुछ, आई मीन फॉर दैट, क्योंकि हम लोग डांस से सब कुछ इंटरलिंक्ड है, बहुत इंटरलिंक्ड है। तो मेरे ख्याल से लोग पूछते हैं मुझे काफ़ी बार कि स्किन के बारे में, कि लाइक यू नो इतना मेकअप करती हो, लाइट्स के सामने रहती हो, ट्रैवल करती हो, ये खाती हो वो खाती हो, कैसे मेंटेन करती हो? लोगों को लगता है कि सिर्फ टॉपिकली ऊपर से लगाने से होता है, बिल्कुल नहीं। ये जो अभी आपने चक्रस के बारे में बोला उससे इंटरलिंक्ड है ना? सो कैन यू टेल मी लिटिल अबाउट इट? ये जो कफ पित्त Yeah. तीसरा वाला क्या, वाटा, I वाटर, think, हाँ, हाँ। जो मैंने कहा कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है आपकी बॉडी में, कोई भी इम्बैलेंस, इन तीनों चीज़ों का इम्बैलेंस और हार्मोनल इम्बैलेंस हमेशा लिंक्ड होता है। बिल्कुल। सो यही लॉजिक है कि अगर आपने खुद के बॉडी को स्टेबलाइज किया, आपका दिमाग भी स्टेबलाइज हो जाएगा। और ये लोग तभी डिस्कवर करते हैं जब योगा करने लगते हैं। लाइक आई फील कि मैंने 6 महीने से अभी हठ योगा स्टार्ट किया। उसके पहले मैं मेडिटेट करता था, बट हठ योगा ने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, इन सब चीज़ों ने। ब्रीदिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। मजाक में अगर बोलूँ तो लाइक यू नो माई वॉच कीप्स ऑन टेलिंग कि लाइक ब्रीद ब्रीद। वो थोड़ा लगता है सुनने में कि क्यों एक वॉच मुझे बार बार बोल रहा है ब्रीद करने के लिए, बट ऐसा होता है कि जब सांस फूलने लगती है, कुछ होता है, वी गेट एंजाइटी, ये हो सकता है वो हो सकता है, मे बी इन रियलिटी नहीं हो रहा है, बट जो इंटरनली हो रहा है हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इट्स हैपेंड टू मी बाय द वे, मेरे साथ हुआ है। आई हैव हैड पैनिक अटैक्स एंड एंजाइटी अटैक्स, नॉट बिकॉज ऑफ एनी क्लोज स्पेसेस, बट अननेसेसरी ओवर थिंकिंग। मतलब मैं शायद सो रही हूँ और my heart starts pounding so hard, I'm restless. Just only way to center is breathe. Yeah. Breathe and try to normalize my breathing. पर मैं न्यूरो साइंस के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ आजकल। तो मैं उन्हें हमेशा ब्रीदिंग के बारे में पूछता हूँ, योगा के बारे में पूछता हूँ, क्योंकि वो मेरी वाइब है अभी लाइफ में। क्योंकि मैंने देखा कि योगा ने मुझे बहुत काम डाउन कर दिया, बहुत शांत कर दिया। एंड आई शांत हो? बहुत बहुत ज़्यादा शांत हूँ। नहीं but I get your point. नहीं तो बेसिकली अगर आपको अपना हाथ ऐसे ऊपर करना है, ये वॉलंटरी एक्शन है। Right. मतलब आपने खुद के चॉइस से अपना हाथ ऊपर किया। बिल्कुल। बट जिस तरह से आपका दिल बीट करे, आपका हार्ट Involuntary बीट करे, muscles, हाँ, yeah. वो इनवॉलंटरी है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। बेसिकली आपके नर्वस सिस्टम का एक सेक्शन होता है जो
इनवॉलंटरी एक्शंस पर कंट्रोल रखता है। आपके नर्वस Yeah. सिस्टम का एक सेक्शन होता है जो वॉलंटरी नर्वस सिस्टम पर एक्शन पर कंट्रोल करता है, Right. को कंट्रोल करता है। और सिर्फ ब्रीदिंग की वजह से, ब्रीदिंग आपके दिमाग से डायरेक्टली लिंक्ड है। और आप मतलब फॉर एग्जाम्पल, ओके, जब आप खुश हो आप स्माइल करते हो, ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या हुआ, आपके दिमाग में खुशी Endorphins, हाँ serotonin. आपके दिमाग में खुशी का जन्म हुआ है, ठीक बिल्कुल. ठीक है। और उस जन्म की वजह से फिर आपके फेशियल मसल्स को खींचा जाता है कि आपके चेहरे के जो मसल्स हैं उन्हें खींचकर फिर आप स्माइल करते हो। इससे जब आप खुश होते हो ऑटोमेटिकली स्माइल करते हो। बिल्कुल. पर अगर आप फेक स्माइल भी दे रहे हो, हाँ, उससे आपको खुशी भी फील होती है, उससे वो सेम हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये नहीं पता था मुझे. इसलिए लोग कहते हैं कि अगर वो ऑल इज वेल का Okay, लॉजिक क्या like, होता है कि आप फेक स्माइल कर रहे हो, पर अगर आप दिन भर थोड़ी सी फेक स्माइल मेंटेन करके रखोगे ना, एक लोगों को लगेगा कि यार इनकी वाइब बहुत सही है, और दूसरी चीज आपको एक्चुअली खुशी फील होने लगेगी। Okay. और इसका वही लॉजिक है कि आपके दिमाग और मसल्स के बीच एक कनेक्शन होता है, और वो रिवर्स कनेक्शन भी पॉसिबल हो सकता है कि अगर आप खुश नहीं भी हो, पर अगर आप स्माइल कर रहे हो, आपको एक्चुअली थोड़ी सी खुशी फील होगी। उसी तरह जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, आपकी ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, Right. जो आपने कहा कि पैनिक अटैक, एंग्जाइटी अटैक। हाँ, पर अगर आप अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करोगे, आपके दिमाग पर भी इफेक्ट्स होते हैं वो ब्रीदिंग के। और अगेन दिस इज ऑल लिंक टू इंडियन क्लासिकल डांस, योगा, मार्शल आर्ट्स। आप ये सब चीज़ें सीखते हो अपने बचपन में, ऐसे हैबिट्स बना देते हो जो आपके अडल्ट लाइफ में आपको बेनिफिट करेंगे। बिल्कुल. लोगों को कंटिन्यू करना चाहिए. लाइक ये पैंडेमिक में हमें काफ़ी वक्त मिला ना एक दूसरे के साथ बॉन्ड करने के लिए. आई मीन मैं शायद बोलना चाहती थी, आपने पूछा कि हाउ वाज माय पैंडेमिक. तो वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने तब बोला कि लाइक बॉम्बे ने मुझे सिखाया वक्त की अहमियत. आई थिंक वक्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं जो कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, तो एक दिन मैंने फ़ोन पे उनको बोला, यार तुम लोग पूछते नहीं हो, बात नहीं करते हो, एक ग्रुप है हम लोग का, बात क्यों नहीं करते? नहीं नहीं, हमारा 9 to 5 जॉब है, बहुत थके हुए, ये है वो है. ठीक है, माना, ऑल रिस्पेक्ट टू देम. बट मैंने बस ऐसे ही बोला कि भाई, द मनी दैट यू आर होल्डिंग, जो टाइम, वक्त जो होल्ड कर रहे हो, मनी तो अलग बात है सेविंग्स अकाउंट में, बट द टाइम दैट यू आर ट्राइंग टू होल्ड, नहीं सो रहे हो, टाइम पे नहीं खा रहे हो, इसका तुम्हें पता है क्या इफेक्ट हो रहा है? इट्स नॉट अबाउट फिजिकल मेंटल इफेक्ट. ये मतलब क्या हुआ काम करने का? अगर हर समय तुम एक ही जगह पे ऐसे करके हो, मुझे ये करना है, ये करना है, अगर वक्त नहीं निकाल रहे हो अपने लिए, अगर सुबह उठ के, जैसे आपने बोला कि लाइक सुबह उठ के जो आपको एक इंट्यूशन आया एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, एवरी मॉर्निंग इट हैपेंस टू अस. इफ यू डोंट वेक अप, डोंट मेक टाइम फॉर योरसेल्फ, या सोने से पहले या दिन में कभी भी अगर 1 या 2 घंटा अपने लिए आप नहीं निकालते हो ना, चाहे आप एक सीईओ हो कंपनी के, अगर आपको वीडियो गेम खेलने का मन करे, या फिर वो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आइडिया ठीक से नहीं बैठ रहा है, या फिर आपके जूनियर्स ने सही से आइडिया आपको प्रेजेंट नहीं किया, यू शुड टेक सम टाइम ऑफ. वक्त निकालना चाहिए, उस माहौल से निकलना चाहिए. बैठ के खेलो ना वीडियो गेम, या फिर किसी से बात कर लो घर वालों से, या कुछ तो कर लो, एक वॉक पे ही चले जाओ, या फिर कुछ मत करो. लोगों को समझ में नहीं आता है. द ब्यूटी ऑफ डूइंग नथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे एक मेंटर है गौरव कपूर, उन्होंने भी यही कहा कि आपके सबसे बेस्ट क्रिएटिव आइडिया शावर में आएंगे, जब आप वॉक करो तभी बिल्कुल, आएंगे। बिल्कुल. और ये एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ में भी Very इक्वली अप्लाइड होता है एज कम्पेयर Yeah. टू एन आर्टिस्ट लाइफ. सो टेक ब्रेक्स, एंड आई फील कि इसमें भी थोड़ा न्यूरो साइंस है कि आपका दिमाग का एक अलग पोर्शन Even एक्टिवेट a हो जाता है. 20-minute nap, like nap has to be a 20-minute. When मैं घूमती रहती हूँ तो वहाँ पे मैं स्पेन में जब गई थी, siesta is the term that they have. तो exactly rigorously 3 से 4 बजे तक, मैक्स 4:30 तक सारे शॉप्स बंद रहेंगे. अब लोगों को लगेगा क्या क्या हो रहा है, मतलब टूरिस्ट कहाँ खाएंगे, क्या करेंगे? वो उनका रिलीजियस टाइम है जहाँ पे सारे शटर्स डाउन होंगे, क्योंकि उनके लिए वो नैप टाइम, वो सिएस्ता बहुत इंपॉर्टेंट है. जितने भी वो काम क्यों ना करे, वो चाहे बैठे चाहे नहीं सोए, वो 1 घंटा दिया जाता है. इनफैक्ट कॉर्पोरेट्स ऑल्सो गिव दिस, उनको एक ब्रेक दिया जाता है टू रिक्रिएट, टू हिट द लाइक द बटन कि लाइक ओके रिफ्रेश, अभी रिज्यूम. हमारे यहाँ पे आई थिंक ये ज़्यादा नॉर्मलाइज करना चाहिए, बिकॉज मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे गेम रूम्स होते हैं इन लाइक कॉर्पोरेट्स, और लोगों को लंच ब्रेक मिलता है, पर फिर भी मैं देखती हूँ लोग भागते हैं. लाइक खाना खा रहे, मेल लिख रहे, खाना खा रहे, ये कर रहे, मतलब बाथरूम में भी अगर जाएंगे तभी भी शांत, मतलब कुछ ना कुछ कान में भी ब्लूटूथ में नहीं.
that is not that's not increasing your productivity. Hmm. Productivity increase अगर करना है, then you need to just focus on one task at a time. पता है गौर गोपाल दास जी का नाम सुना आपने? तो उनके साथ एक I am familiar with him, yes. ओके तो व्हेन वी हैड हिम ऑन द शो उन्होंने एक चीज़ कही थी, मैंने उनसे पूछा कि आप किस तरह की मेडिटेशन करते हो? उन्होंने कहा एक नॉर्मल मेडिटेशन होती है जो आप सोचोगे कि मंत्र जाप या जो भी। Right? दूसरी मेडिटेशन उनकी दिन भर होती है कि जब वो एक काम कर रहे हैं वो सिर्फ वही काम करते हैं। अगर वो खा रहे हैं तो पूरा खाने में घुस जाते हैं। मतलब अगर आप दाल चावल खा रहे हो आपको उस दाल चावल के अंदर घुस के उसे खाना चाहिए। आपको यहाँ वहाँ बातें नहीं करनी चाहिए, आपको बस उस फ्लेवर के बारे में सोचना चाहिए, टेक्सचर के बारे में सोचना चाहिए, फील होना चाहिए वो खाना जब वो अंदर जा रहा है। और वो भी एक तरह की मेडिटेशन होती है। और जो आप कह रहे हो ना कि लोग कंप्यूटर पर भी बैठते हैं खाते भी है, उससे आपकी ग्राउंडिंग खराब हो जाती है Yeah. और आपका लोएस्ट चक्र भी हिल जाता आप ना काम खत्म कर पा रहे हो ना खाना खा रहे हो, और फिर आपको लगता है मैंने खाना नहीं खाया, या फिर अगर मम्मी ने एफर्ट डाल के कुछ खाना बनाया आपके लिए, आप अप्रिशिएट भी नहीं कर पाते उसको। और पता है लोगों इन चीज़ों का महत्व नहीं पता कि लोगों को लगता है कि ये इतनी छोटी सी चीज़ है, खाना खाना इतना नॉर्मल टास्क होता है, बट एक्चुअली ये एक माइक्रो पर्सपेक्टिव से ऐड अप हो जाता है और आपके आदतें बन जाते हैं। जब मैं खाना खा रहा होता हूँ मैं किसी से बात नहीं करता, मतलब जब मैं प्रॉपर एक मील जब खा रहा होता हूँ मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, कोई भी हो सकता है, मैं टीवी नहीं देखता, मैं बस वो खाना खाता हूँ। इंसान पेट के लिए कमाता है ना एट द एंड ऑफ द डे। और इसकी वजह से मेरा दिमाग शांत हो गया। आई थिंक ये होता है योगिक लिविंग। पता है योगा के बारे में तो योगा जब लोग योगा शब्द यूज करते हैं लोगों को लगता है मतलब योगा मतलब आसनास, बट योगा एक लाइफस्टाइल होती है कि आप किस तरह से जी रहे हो, किस तरह से लोगों को ट्रीट कर रहे हो, किस तरह से खुद को ट्रीट कर रहे हो। और डेफिनेटली आसनास उसमें एक सेक्शन होता है। बट ये पॉडकास्ट योगा के बारे में नहीं है त्रिधा जी। नहीं, but मैं भी बह गई ना। आई मीन इतना कुछ सी, दिस इज इट, इट्स अ गिव एंड टेक। ऐसा नहीं कि आई एम योर गेस्ट तो मुझे ही बोलना चाहिए। नहीं कितना कुछ सीखा मैंने अभी, सो आई एम लविंग दिस। ये एक सेल्फ हेल्प शो है और आई फील कि आप एक सीरियल सेल्फ हेल्प हो, आप भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट सेंट्रिक इंसान हो। तो हमारी जो फाइनल सेक्शन है वो ट्विटरवर्स राउंड होता है हमारा, जहाँ ट्विटर से फैन क्वेश्चंस मिलते हैं। ओह, पर उससे पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा। इतने सारे लोग बॉम्बे आ जाते हैं अपने मीडिया करियर के लिए, आपको क्यों लगता है कि आपका मीडिया करियर इतना आगे क्यों चला गया? आपको अपॉर्चुनिटीज क्यों मिले एज कम्पेयर टू अदर पीपल? व्हाट हैव यू डन राइट? वो ब्लूप्रिंट हमें दे दो त्रिधा जी। ब्लूप्रिंट, अच्छा ठीक है, तो विस्तार में बताती हूँ। बताओ। Hmm, अगर कभी बचपन से नहीं सोचा ना कि कुछ करूं, और वो अगर आपको मिलता है, और अगर आपको लगता है कि उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको मिल रहा है, सो इट्स देर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ टाइमिंग, लक नहीं। लक से ज़्यादा मैं टाइमिंग में बहुत बिलीव करती हूँ। शायद बहुत मैंने बोला वक्त 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 को लेके, बट दिस इज़ ऑल। अगर मैंने एक, इट्स वीर ऑलवेज वन चॉइस अवे। अगर मैंने मैं जब बैचलर्स ऑफ साइंस कर रही थी माइक्रोबायोलॉजी में, तब मेरे पास ऑप्शंस था कि मैं मास्टर्स भी इंस्टेंटली करूं, बट देन राइट नाउ आई वुडंट हैव बीन एबल टू डू आश्रम एंड बंदिश, क्योंकि आई वुड हैव बीन डूइंग माय मास्टर्स राइट नाउ। तो आई हैड टू मेक अ चॉइस, दैट वाज टाइमिंग। आई मेड द चॉइस, सो दैट इज व्हाट आई एम हार्पिंग ऑन। आई मेड द करेक्ट चॉइसेस। अगर मैं 5 साल पहले, मुझे एक बहुत बड़ा साउथ का भी फिल्म आया था, तब अगर मैं पढ़ाई छोड़ के अगर मैं सिर्फ फिल्म्स में घुस जाती, you never know, Ranveer, शायद my career wouldn't have taken off that well in Bombay. Maybe regional South में I would have been bigger, but शायद national exposure नहीं मिलता. So this is, I go by my intuition and timing. और मुझे ये पता था कि पहले जो मैं करने आई थी, which is my studies, I did finish it. मुझे वो करना था। और बॉम्बे में फिर जब मुझे वो opportunity मिला, it represented itself, I grabbed it. So that is a very important thing which people, it's not about a godfather, it's not about the correct agency, it's not about that. Parents or somebody from your family supporting is a crucial point, because जितना भी आप कोशिश करो, अगर इस इंडस्ट्री में स्पेशली फॉर अ गर्ल, अगर लोगों को पता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट है ना, they tend to kind of exploit you less, I would tell you that. क्योंकि उनको अगर पता है कि उनकी रजामंदी है, वो इसके पीछे है, then मतलब अपने एक्सपीरियंस से मैं बोल सकती हूँ। मेरा थोड़ा सा ईजियर इसलिए था क्योंकि एक नेशनल पैजेंट से मैं आगे आई, तो एक बहुत ही लाइक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ मेरा लाइक ए फेस कमर्शियल के लिए आई गॉट टू वर्क एंड एवरीथिंग, सो दैट स्टेप्ड इट अप फॉर मी। बट उसके आगे मैं क्या करूँ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
I have not reached my final mark. I'm still on to multiple milestones. The idea is to keep making correct choices. So yeah, that's what I'm trying to do. Yeah. आप जाकिर खान को जानते हैं? Tell me a little about him. वो एक स्टैंड अप कॉमिक एंड आई फील कि वो शायद इंडिया के सबसे आइकॉनिक स्टैंड अप कॉमिक बन चुके हैं. तो ही इज़ नॉट जस्ट अ स्टैंड अप कॉमिक. आई फील कि वो एक क्लॉजेटेड इंटेलेक्चुअल भी है और लोगों को उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के बारे में अब तक पता नहीं चला और पता चलेगा. एंड आई डोंट थिंक ही लुक्स एट हिमसेल्फ एज अ स्टैंड अप कॉमिक ऑल्सो. बट जो भी ये आपने कहा अपनी लाइफ के बारे में, मुझे एक शब्द मेरे दिमाग में दिख रहा था और ये शब्द उन्होंने मुझको बताया रिसेंटली और उस शब्द की इम्पोर्टेंस हाईलाइट करी. ठीक है. और उस शब्द का नाम है पेशेंस. Yes, very important. तो बेसिकली मैं उनके घर गया था. उन्होंने नया घर लिया एंड इट्स हिज ड्रीम हाउस. ठीक है. ब्यूटिफुल हाउस, द मोस्ट ब्यूटिफुल आर्टिस्टिक वाइब लाइक आई हैव एवर सीन. तो और साइड में एक इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट रखी थी. तो मैंने कहा जाकिर भाई वो क्या है? तो उन्होंने कहा वो मेरा सितार है. तो आई वाज लाइक आप सितार भी बजाते हो? उन्होंने कहा हाँ, मैं बचपन में लोगों को सिखाता भी था सितार. Wow. तो आई आस्क्ड हिम कि इससे आपने गेन क्या किया? और एंड वेरी कैजुअली ही लुक्ड एट मी लाइक इससे मैंने पेशेंस गेन किया. एंड वो एक्चुअली मेरे करियर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेपन था. तो आई रियलाइज शिट दैट्स समथिंग आई हैव नॉट थॉट ऑफ माई सेल्फ बिकॉज मैं आई फील काफ़ी टाइम तक एक इम्पेशेंट लड़का था. एंड मे बी ओनली रिसेंटली आफ्टर योगा, अगेन योगा की सबको बात है. तुरंत चाहिए रिजल्ट्स, वो नहीं मिलता है. अगर आप वो रूट चूज करोगे तो यू कैन गेट अ वेरी टेम्पररी गेन बट नॉट अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग वन. और लोग ये नहीं समझते कि 4-5 साल की मेहनत के बाद जो एंड में आपको रिजल्ट मिलता है, दैट रिजल्ट विल मेक अप फॉर 5 years ऑफ वर्क. और लोगों को चीजें अभी चाहिए, नहीं मैंने अभी ये कर दिया, अभी मुझे नेक्स्ट काफी क्या आएगी. प्रोजेक्ट्स को नहीं आई हैड टू टर्न डाउन मेनी प्रोजेक्ट्स क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हमेशा जो भी आपके सामने आता है आपको करना चाहिए. हाँ, और यहाँ जो भी आइडिया आया आपको उसे अप्लाई करना चाहिए. एक बार रुक के सोचो कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आपका जोन क्या है लाइफ में, इस आइडिया में कितना पोटेंशियल है, फिर आइडिया के पीछे भागो. सो व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग, आप कहाँ तक सोचते हो? 3 साल आगे तक या फिर 5 साल? पहले मैं 5-10 साल के बारे में सोचता था. आई थिंक लॉकडाउन ने मुझे ये सिखाया कि आपको सिर्फ 6 महीने आगे सोचना चाहिए या 1 साल आगे सोचना That's a good चाहिए. number. 1 year, 1 साल. कभी कभी बिजनेस की वजह से आपको एक रोड मैप, मतलब 3 साल की रोड मैप बनानी चाहिए, बट दैट्स अ वेरी स्पेसिफिक सिचुएशन. अगर आप खुद की लाइफ के लिए प्लान करो, सिर्फ 6 महीने या 1 साल आगे प्लान करो. तो अभी कुछ सोचा है अबाउट कब शादी करनी है, क्या कर रहे हैं, उसका कुछ रोड मैप मैं दिख रहा है शादी के हमें? बारे में बहुत सोचता हूँ. ये आपको पता है, ये हमारे कॉमन फ्रेंड्स को भी पता है. आई फील कि तो मेरे साथ एक मेरे ब्रो काम करते हैं, आयुष तिवारी. वो मेरे से 4 साल छोटे हैं, मतलब व्हाट ही इज 23 या 24. और उन्होंने कहा कि उन्हें शादी करनी है. तो आई वाज लाइक यार तेरी एज इतनी कम है, व्हाई डू यू वांट टू गेट मैरिड? So he said that no, it's a part of his culture. He's from MP and they do marry young. I asked him कि what is your perspective on marrying young? He said I've seen my cousins. उन्होंने cousins को देखा, एक uncles रिवाज को है, देखा. हाँ. हाँ. And he's seen कि किसी भी इंसान की लाइफ में शादी की वजह से, एक स्टेबल रिलेशनशिप की वजह से बहुत स्टेबिलिटी मिल जाती है, बिल्कुल. जो करियर में अप्लाई हो सकता है, जो आपके पेशेंस को बेनिफिट कर सकता है. तो डेफिनेटली उस सेल्फिश नज़रिए से शादी के बारे में सोच रहा हूँ. पर रिसेंटली मेरी एक नीस हुई है, लाइक माई सिस्टर हैड अ किड. तो आई सॉ द बेबी एंड आई वाज लाइक यार मुझे भी एक ऐसा कुछ चाहिए मेरी अच्छा, लाइफ उसके में. लिए शादी करनी है. लाइक आई जस्ट सॉ कि you know maybe that's the point of life. It's not just the chase for money and wealth and fame. Maybe family is like the point of life. and मेरी खुद की लाइफ थोड़ी सी, मेरी खुद की फैमिली लाइफ थोड़ी सी टॉरेंशियल रही है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रही है. तो आई थिंक मे बी फॉर माई 30s a personal dream for the child in me is I want a family life, a stable, nice इट्स अ family गुड life. थिंग, गुड मैसेज. क्योंकि आजकल हमारी जनरेशन में सबको लगता है इधर यार मम्मी पापा की मर्जी से शादी कर लो, या फिर नहीं हमें शादी नहीं करनी, लाइफ नहीं चाहिए. तो बहुत ही पर्सनल चॉइस है, बट मेरे ख्याल से अगर पेशेंस हो और सही बंदी या बंदा आपको मिल जाए, दैट शुड बी करेक्ट रीजन टू प्रोबेबली सेटल इन लाइफ एंड या यू कैन हैव इट ऑल. आपको मतलब एक थोड़ा सा एडुकेटेड EQ के साथ आपका डिसीजन बनाना चाहिए. EQ आपका इमोशनल तो क्वेश्चन मैं देखो कौन सी यूनिवर्सिटी. नहीं, EQ आप सिर्फ पॉडकास्ट से सीख सकते हो ऑनेस्टली, और मूवीज से थोड़ा बहुत इमोशनल movies से. क्वेश्चन. हाँ, बट आई फील कि आपका EQ काफी हाई है, अच्छा. और इसलिए ट्विटर वर्स राउंड से पहले मैं आपको Okay. ये पूछना चाहूंगा कि आप शादी के बारे में क्या सोचते हो, और रिलेशनशिप्स फ्रॉम एन EQ पर्सपेक्टिव उस चीज के बारे में क्या सोचते हो?
मतलब आप, क्योंकि आई एम श्योर कि आप एक एनालिटिकल माइंड हो, आप साइंस स्टूडेंट हो, अच्छा तो आपने डेफिनेटली उस रिलेशनशिप के सब्जेक्ट को भी ब्रेक डाउन किया अच्छा होगा, तो तो बताओ। यही पे धोखा खा गई ना खुद से समझाओ। नॉट फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। आई मीन लोगों को लगता है मुझे देख के कि अरे बाप रे बाप, शी मस्ट बी गेटिंग हिट ऑन बाय बॉयज, इतने सारे चाहने वाले होंगे, ये होंगे। द ट्रूथ इज व्हेन कम्स टू दैट पर्सनल चॉइस, मैंने कभी वैसे फील नहीं किया कि अगर लड़के मुझे कॉम्प्लीमेंट्स देते या फिर यू नो, ऑफ कोर्स आई डेटेड कपल ऑफ पीपल बिफोर, बट ऐसा नहीं कि मतलब I've had to make the decision कि like अच्छा यही होगा या यही, it's not analytical really, but it's an important decision of life. So ठीक है, चाहे एक या दो relationships हो, तो it's not a failure or a success story that you need to share. It's for yourself कि अच्छा ठीक है ये नहीं हुआ. So breakup कभी भी अगर होता है ना, तो मुझे ऐसा नहीं लगता it's a negative space. मुझे खुद के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला, और particularly उस relationship से I thought कि I saw a better or a different version of me. So I have leveled up. So the person who's going to be there in my life, it's not a bad thing to say who's coming next or who exists and who'll be there for the longer term. Probably I won't bring that baggage to this relationship, and maybe it'll be a better space. बहुत ज्ञान दे दिया। नहीं नहीं, ये आपने मुझे इंस्टाग्राम रील दे दिया। अच्छा दे दिया। तो माय पॉइंट इज कि लाइक ऐसे मायूस मत हो जाओ, ब्रेकअप हुआ या ये हुआ, ये वर्कआउट नहीं हुआ, खुद को मत कोसो, या फिर डोंट ट्राई टू ऑलवेज से नेगेटिव थिंग्स अबाउट द पर्सन यू वर विथ। ठीक है, नहीं हुआ वर्कआउट, आई मीन वी stop thinking कि हमने भी कुछ गलती की होगी शायद. So that is what I think I've come to conclusion कि the idea of marriage is heavy on the cards for me. Not right now, not today. Not today. Not today. Not today. In life. Of course it is. People think of me कि maybe she's so ambitious, she can't have a relationship, she can't have a stable relationship, या फिर ये शादी वादी के बारे में क्यों सोचेगी, और a guy would be scared to approach me कि I like you but I don't know. शायद she's so busy in her career, or maybe she gets so much of attention. It's not really like that. पर पर्सनल पर्सपेक्टिव से आपको शादी क्यों करनी है? तो शादी करनी है because like I said, the idea is not just to have a cute baby. That's a stupid idea. Yeah, that's a silly idea. I'll have cute babies anyway. But the नहीं point- नहीं, I want to recorrect. Yeah, I want to correct recorrect. myself कि सिर्फ बेबी के लिए शादी नहीं करनी है मुझे। मैं बहुत ज्यादा रोमांटिक हूँ, और मुझे Ah. I'm a one woman man in my Ooh, heart. Though I've nice. dated people, Yeah. I want to date one person, be with one person, and share loyalty, share honesty, share trauma, share insecurity. Share trauma, that's a good one. If you can share trauma, you can be companions for life, be best friends for life. So that's my point. I think that's my only reason to marry. When I think these checkpoints are cleared mutually, उसकी भी तो permission लेनी पड़ेगी ना. I just can't. So yeah, probably I'll pop the question and I'll be married. पता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस बातचीत करनी पड़ती है बिफोर अ मैरिज Yeah. फॉर अ सक्सेसफुल मैरिज। ये मेरे एक और मेंटर है केलेब, एक एक्चुअली एक यूट्यूबर है, अनीशा दीक्षित, उनके हस्बैंड है केलेब, वो मेरे Okay. बहुत बड़े बिजनेस मेंटर है। तो मैं उनसे शादी के बारे में बात कर रहा था। Yeah. उन्होंने कहा कि अगर आपको रिलेशनशिप में प्रोग्रेस चाहिए, आपको बहुत ही जल्दी सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल सवाल पूछने चाहिए कि बच्चे कितने चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, आपके पापा और मम्मी के फ्लॉज बता दो ताकि मैं प्रिपेयर कर सकूं। Right. फिर जो भी सबसे अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन होते हैं, Yeah. जितना जल्दी आप पूछ सकते हो उतनी Right. ज़्यादा बेहतर आपकी So रिलेशनशिप you've dealt with those, और फिर आगे आप बढ़ सकते हो. मैं किसी को डेट कर रहा था रिसेंटली, और मैंने उनसे ये बात करी कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, किड्स के बारे में आप क्या सोचते हो, जो भी आपके फैमिली के बारे में कुछ बता दो। और फिर बहुत चीज़ें मैच नहीं हो रही थी, दो वी हैड केमिस्ट्री, दो वी वर कंपैटिबल, और फिर मुझे पता चला कि केमिस्ट्री और कंपैटिबिलिटी से ज़्यादा ज़रूरी प्रैक्टिकलिटी होती है, और प्रैक्टिकलिटी इन चीज़ों की वजह से बनती है बिल्कुल. कि आप सवाल क्या कर रहे हो, आप सवाल कैसे पूछ रहे हो, बच्चों के बारे में बात करना, करियर्स के बारे में बात करना, जो आपकी ड्रीम लाइफ है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एज 60 पर आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, जस्ट गिव मी अ स्मॉल विजन, एकदम डिफाइन मत करो, पर आपको चाहिए कि आपको ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए, आपको एक बड़ा घर चाहिए, आपको सिर्फ ट्रैवल करना है लाइफ पर, तो
वो उन चीज़ों के बारे में भी बात करना चाहिए। उसकी उन उन सवालों की वजह से आपकी अभी की रिलेशनशिप ज़्यादा बेहतर हो तो सकती आपको लगता है कि वो हमेशा म्यूचुअल होना चाहिए? बिकॉज़ मेरे ख्याल से अगर ये भी इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप में कि यू आल्सो डिसएग्री। हाँ, मतलब या म्यूचुअल नहीं बट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि बिल्कुल। ठीक है, ये इंसान के सारे जवाब मेरे जवाब से मैच नहीं करेंगे, बट वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ, यहाँ बिल्कुल। मैच नहीं कर रहे हम, अपने आप को प्रिपेयर कर लेते प्रिपेयर पहले करना से। चाहिए। राइट, दैट्स अ और गुड पॉइंट। ये एक रिलेशनशिप फास्ट फॉरवर्डिंग टेक्निक होता है। मतलब राइट। अगर आपको खुद की रिलेशनशिप की ट्रैजेक्टरी जाननी है, तो अनकंफर्टेबल वेयर्स द सवाल रिमोट? पूछ लो। त्रिदासी, टीसी, अब ट्विटरवर्स राउंड की शुरुआत होगी। येई! टीसी, या microbiologist and also superstar media personality. अब ट्विटरवर्स का राउंड स्टार्ट होगा। आर यू गोना आस्क मी फॉर्मूलाज और समथिंग? ओह नो! ओह नो! अधिराज पूछते हैं एट अधिराज 1311 रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चन। ओके। अगर आपकी एक रिलेशनशिप है तो आप ये कैसे जानते हो कि आपका पार्टनर भी आपके साथ ग्रो कर रहा है लाइफ में? कोई ऐसे हैबिट्स हैं जिसकी वजह से आप चेक कर सकते हो कि हाँ, इनकी ग्रोथ भी हुई है रिसेंटली? बेसिकली क्या आप अपने पार्टनर की ग्रोथ भी स्कैन करते हो? बिकॉज आई नो कि आप सेल्फ इम्प्रूवर हो, और आई थिंक जितने भी पॉडकास्ट लिसनर है वो सब सेल्फ इम्प्रूवर्स हैं। आई थिंक हमारी पूरी जनरेशन अभी सेल्फ इम्प्रूवर की जनरेशन बन चुकी है। पर आई थिंक ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में हमने अंकुर वारिको के साथ एक पॉडकास्ट किया, जहाँ मैंने उनसे पूछा कि लोगों के डिवोर्स क्यों होते हैं, ब्रेकअप्स क्यों हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अलग अलग रीजंस होते हैं, बट एक बहुत ज़्यादा बड़ा रीज़न ये है कि एक पार्टनर की ग्रोथ रुक जाती है, दूसरे पार्टनर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। ओके। एंड ग्रोथ मतलब करियर ग्रोथ नहीं, या पैसों की ग्रोथ नहीं, ग्रोथ मतलब कोई भी तरह की ग्रोथ, राइट। या तो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, या तो आर्टिस्टिक ग्रोथ, या करियर ग्रोथ, या स्पिरिचुअल ग्रोथ, जो भी। बट हमारी पूरी जनरेशन के लिए हमें एक ऐसा पार्टनर चुनना चाहिए जिनकी ग्रोथ रेट हमारी ग्रोथ रेट से मैच होती है। तो क्या आप ये ग्रोथ रेट के बारे में सोचते हो रिलेशनशिप्स में? ये ना हर साल हर महीने चेंज हो सकता है विद द सेम पार्टनर, द ट्रूथ बी टोल्ड। क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि एक रिलेशनशिप में हम दोनों तो होते ही है, बट उनकी लाइफ में भी बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, दोस्त, बॉस, फैमिली, ये वो, और मेरी लाइफ में भी इक्वली। तो उनके हिसाब से भी हम एज एन इंडिविजुअल चेंज होते रहते हैं, एंड एज वी चेंज एज इंडिविजुअल्स हम एक दूसरे को भी अफेक्ट करने लगते हैं, पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली। सो ये ग्रोथ रेट अगर गेज करना हो तो एक तो होता है, कभी कभार ऐसे होता है कि शायद आपको बहुत चिढ़ आ रही है कि वो एक कुछ कर रहे, आप अगर 1-2 दिन के लिए अगर उनको नहीं बोलोगे ना, वो नहीं सुनाओगे, और अगर आपको लगता है दैट ही इज हैविंग अ बैड डे और शी इज हैविंग अ बैड डे, आप नहीं कंप्लेन करते हो, नहीं जताते हो वो बात, दैट इज अ ग्रोथ फॉर यू एंड ऑल्सो योर पार्टनर, बिकॉज आपने इनको क्रिटिसाइज नहीं किया, आपने उनको इरिटेट नहीं किया। ये EQ होता है बाय द वे, ओके। मतलब दूसरे इंसान के दिल को यस समझना। यस यस, वो एक है। तो शायद दैट सेव्स अ लॉट ऑफ ड्रामा, आई वुड से, क्योंकि आजकल बहुत होता है हम किसी और का गुस्सा अपने पार्टनर पे निकाल देते क्योंकि हमें लगता है ठीक है समझ लेगी या समझ लेगा। तो मेरे ख्याल से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार नज़रअंदाज कर देना, एक दूसरे की जो गलती होती है ना उसको प्रोमिनेंट मत बना, उसको लेके झगड़ा मत करो। इट कुड बी समथिंग वेरी बैड, ऐसा हो सकता है कि शायद आपको उन्होंने कुछ नहीं बताया, आपका दिल दुखा, ठीक है यार एक दिन के लिए छोड़ दो, फिर अगर वो रेपिटेशन हुआ तब कन्फ्रंट करो, तब बैठ के बात करो। नहीं नहीं, इट्स अ ब्यूटीफुल आंसर। Easier, नहीं yeah. बट ये मेरी एक फॉलो अप क्वेश्चन है। जो आपने पहले कहा कि हर ब्रेकअप से आपने कुछ ना कुछ सीखा है, तो अपने पास्ट का एक कोई पेनफुल ब्रेकअप को याद कीजिए त्रिधा जी। पेनफुल, लड़कों को फोन करो वो रो रहे होंगे। कुछ पेनफुल ब्रेकअप के बारे में बता दो त्रिधा जी। Call the boys, they must be crying right now. Oh, नहीं no. बट वो ब्रेकअप्स हुए क्यों और उनसे आपने सीखा क्या? बेसिकली जैसे आपने ग्रोथ के बारे में ही बोला ना, तो मुझे कभी कभार लगता है, आई मीन ये पेरेंट्स पॉइंट आउट करते कि अगर एक पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में ना, अगर लड़का कंपैरेटिवली थोड़ा सा एज में बड़ा हो, लड़की थोड़ी सी कम हो, तो मे बी पैरिटी ज़्यादा होता है। आई मीन इट्स अ 50-50 चांस, ऐसा नहीं कि हो सकता, होना चाहिए या नहीं, पर वो रिस्पेक्ट जो शब्द है ना, दैट वाज मिसिंग इन माय प्रीवियस रिलेशनशिप्स, मतलब क्योंकि आपको रिस्पेक्ट नहीं करते थे? म्यूचुअली था। इवन Okay. आई कैन कन्फेस द सेम, शायद मैं भी उनको वैसा, क्योंकि सेम एज के होते थे और वो रिस्पेक्ट नहीं आता था, मैं शायद सीरियसली नहीं लेती थी उसकी बातों को, और वो भी शायद
इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता था बातों को. तो कंपेरेटिवली इफ आई एम डेटिंग अ पर्सन हु इज अ लिटिल ओल्डर टू मी, उसने लाइफ ज़्यादा देखी होंगी, यू नो, सो इट बिकम्स अ लिटिल बिट ईजियर आई गेस. ये रिस्पेक्ट शब्द हम लोग ऐसे बोल देते कि लाइक अरे रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होता है. प्यार, लव, it all exists, it's all rosy, but when you're dealing with an important relationship in your life, you need to have that और understanding. पता है रिस्पेक्ट की खोज ना लोग करियर में करते हैं कि नहीं करियर में मुझे रिस्पेक्ट है. एक्चुअली वहाँ आपको रिस्पेक्ट नहीं. आपको वहाँ रिस्पेक्ट की ज़रूरत नहीं होती. वहाँ जो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा वो आपके काम की वजह से Yeah, होगा. सिंपल चीज. अगर हम सब लोग एक कोई इवेंट में मिलते हैं, हाँ, तरह तरह के दोस्त आते हैं यहाँ से. आप कभी भी, इवन इफ इट्स अ वेरी लेम जोक, don't try to insult your partner in front of their friends or your other friends. I mean, it could be a small joke till a point, but don't keep on dragging it so that it can go out of proportion, because that's never respected. Or you're having a fight, आपस में कुछ हो रहा है, वो सबके सामने मत दिखाओ. ये probably with time and maturity I have the understanding. पहले मुझे कभी भी फील नहीं हुआ था ये बात in college or something. I was like क्या फर्क पड़ता है, but I'm getting the hang of it. आई फील कि लोगों का बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन हो जाता है बाय द टाइम दे हिट द मिड 20s. एंड मैंने 30s के बारे में भी सुना है कि 30s में लोगों का और भी ज़्यादा एवोल्यूशन हो जाता है. Yeah. और मैंने एक और थोड़ी सी inappropriate quote सुनी है कि the longer you wait the hotter you date or the better you date. I would like to say the better you date क्योंकि हम लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाले दो इंसान हैं. दैट्स व्हाई आई से बेटर एंड नॉट हॉटर. Yes. आप कैसे होते हो रिलेशनशिप्स में? आप समझा दो पहले, फिर मैं बताता हूँ. तो बताती हूँ, लाइक मेरे पास्ट रिलेशनशिप में, अगर मतलब ये मेरी एक्स बॉयफ्रेंड ही देख रहे होंगे और अगर उनको जब वो ये सुन रहे होंगे, इट्स ओके, आई एम कन्फेसिंग कि मेरी भी गलती हुई होगी, बट द पॉइंट इज एक टाइम के बाद माई कमिटमेंट ऑल्सो चेंजेस टुवर्ड्स द अदर पर्सन. मैं ढूंढने लगती हूँ वो कमिटमेंट. द लॉयल्टी पार्ट दैट यू मैंशनड, इट्स नॉट अबाउट जस्ट नॉट फिजिकली बीइंग विद अनदर पर्सन, इट्स ऑल्सो द पॉइंट ऑफ मैं रिलेशनशिप में हूँ किसी के साथ, शायद मेरे पार्टनर को अगर कुछ चीज़ अच्छा नहीं लगता, it doesn't have to be not talking to the opposite gender, तो I'll be little respectful of that. ये चीज़ें मुझे अब धीरे धीरे it's coming to me. So देखा जाए तो ये पहले मुझे कभी पता नहीं होता था, अभी I'm getting पता है जब there. मैं आपको So I'm like a newbie when it comes to this commitment relationship space. पहले नहीं थी, अभी हूँ. आपका EQ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, तो आई थिंक यू विल बी ग्रेट इन योर न्यू अवतार. Yeah. एक इंसिडेंट है, जब मैं आपसे पहली बार मिला, आपको याद है कि हम कहाँ मिले थे? आपने मुझसे क्या कहा? आपने कुछ अपने अच्छा, रिलेशनशिप के बारे में मुझे Rooftop तभी पे, बता दिया. rooftop पे, oh my god, मैं बताऊं? please tell. ओके, पहले मैं वो रिलेशनशिप वाली चीज बता देता हूँ, फिर आप पूरी स्टोरी No बताओ. problem. One of my first interactions with you was, I think maybe the 5th sentence you told me was, my boyfriend is just coming. And मेरा reaction था, यार I'm not trying to hit on you. I'm just talking. So that's what the change is. But Yeah. but my instinct was, oh okay, loyal lady, good. But go on. अभी Yeah. आप बता दो कि हम मिले कैसे, कहाँ? Simple, rooftop पे, where there is a lot of Soho youth House में. around. Yeah, Soho House rooftop पे. And of course, मुझे पता था that you are Ranveer Alabadia, and you were unable to place me as an actor, but that's okay. And you were very courteous. मैं थी with another lady friend of mine और हम लोग टेबल ढूंढ रहे थे. It was so sweet. You offered, you and Sarvesh, both of you offered your tables to us. I was like, भाई जानता भी नहीं है. Is he expecting me to just hang out with him or something? अभी से बोल देती हूँ boyfriend. Yeah, we get But that was a so lot. nice of you, despite like knowing it's okay that she's taken or whatever. You did not budge. Yeah. You were still sweet. Yeah, my mom and my sister used to whack me if I wasn't chivalrous when I was a kid. That's the term you're looking at, yeah. chivalry. So they've just like hardwired chivalry inside the head. But मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि the reason I wanted to talk to you, I mean I think you know this. तो योगा की वजह से और पॉडकास्ट की वजह से भी मैं लोगों को थोड़ी आसानी से पढ़ लेता हूँ. Like even by seeing them, I know a lot. Yeah. And I felt like you're smart, and I just wanted to talk to a smart person. Of course. Yeah. So and just like whether you were a boy or a girl, I would have like just had the same बिल्कुल. conversation The with you. vibe was mutual. Yeah. Okay. अगली क्वेश्चन है ब्रिजेश वी से. Yeah. हेवी क्वेश्चन. एक्टर लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं कि
एक्टर्स की लाइफ में हिट्स होते हैं, फ्लॉप्स होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, तो वो खुद का हैप्पीनेस या सैडनेस या खुद की खुशी या खुद का दुख मेजर कैसे करते हैं। और क्योंकि आप ऑन कैमरा परफॉर्मेंस दे रहे हो, आपको हमेशा अपने इमोशंस के बारे में सोचना पड़ता है। राइट। तो आई फील कि हैप्पीनेस और सैडनेस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होगी। तो अपने खुद के हैप्पीनेस और सैडनेस और खुद के मेंटल स्टेट को लेकर एज एन एक्टर आपकी राय क्या है, आपका ओपिनियन क्या है अबाउट योर ओन स्टेट ऑफ हैप्पीनेस और सैडनेस डिपेंडिंग ऑन योर हाउ मच सिचुएशन, इट अफेक्ट्स माय एक्चुअल ऑन स्क्रीन जो भी कैरेक्टर? आपने खुद के दिमाग के बारे में सीखा है। हुआ है बहुत हेविली टोल पड़ता है बिकॉज हम एक्टर्स को सिखाया जाता है एक चीज़, सेंस मेमोरी। मतलब सो इमेजिन अभी हम बैठे हैं, तो मैं अगर आपको बोलूँ कि एक खुशबू के बारे में सोचो जो आपको बचपन की याद दिलाए, ठीक है? कोई भी एक खुशबू, मुझे मत बताओ क्या है, आप बस सोचना उस खुशबू के बारे में। और फिर आप सोचो कोई कलर के बारे में जो शायद आपकी माँ की याद दिलाती हो, बट उस पर्टिकुलर टाइम में, बचपन में। या फिर कोई गेम या कुछ खेलते थे, कुछ ऐसे होते हैं ना, कुछ जो आप अभी करंटली स्मेल नहीं कर सकते, पर अगर आप उसको याद करते रहोगे, आपको एक अपना स्पेस बनाना होता है, उसको हुक्स बोलते हैं। तो अगर आप सोचते रहते हो उस स्मेल के बारे में, उस माहौल के बारे में, तो इट्स एब्सोल्युटली सर्टेन कि आप अभी, अगर सपोज़ ये एक आपका ज़ोन है, ये इनविजिबल एक ज़ोन है, आपने इसको अपना ज़ोन बना लिया, बचपन की आपकी सारी यादें यहाँ पे है। आपने एक को इस बक्से में डाला, एक को इस माइक में डाला, एक को अपने सॉक्स में डाला। मुझे मत बताना कहाँ पे क्या डाला। मैं आपको अगर बताऊँगी स्मेल, यू विल बी एबल टू स्मेल दैट। थोड़ा वक़्त लगता है, इट्स नॉट अ नहीं 1 मिनट नहीं प्रोसेस। इसको करने के लिए यू नीड वीक्स, मंथ्स एंड यू वर्क ऑन इट। द ब्यूटी इज़ ये सिर्फ़ आप, इट्स लाइक अ सीक्रेट, ये आप ही को पता होता है। तो जैसे मैं बोल सकती हूँ, एक पर्टिकुलर ब्रेड का स्मेल आता था जब मैं अपनी आंट के घर पे जाती थी। वो देयर वाज़ अ बेकरी नेक्स्ट डोर। वो स्मेल जो है ना, वो मुझे बहुत याद दिलाती थी अबाउट दैट एरिया, दैट दैट हम लोग हाइड एंड सीक खेलते थे। So that's I'm talking about a happy space. So as an actor, these are the nitty gritties that I've had to polish, still work on. It's not कि current life से या दुखी मतलब ऐसा नहीं कि सच्ची में किसी को मार दिया मैंने. It could also be a very different emotion altogether. And sometimes also imagination works. कि actually I'm so attached to this particular person or situation. वो अगर ऐसा नहीं होता तो कैसा होता? So it's a very layered space. नो ये ये sense, माइंड हैकिंग है ये सब। yeah, it's exactly mind hacking. So it's sense memory technique of doing acting. And when it comes to like you understand, शायद मैं बहुत मायूस हूँ पर मुझे एक बहुत ही हैप्पी सीन करना है। हाउ डू आई डू इट? सच्ची में किसी को बोलूँ मुझे जोर जोर से हंसा है, नहीं। सच्ची में मैं मतलब हाउ डू आई गेट आउट? मुझे पता है कि when it goes action, I have to forget about everything else and switch. It's the practice of sense memory that comes back. So रोने में भी ऐसा हुआ है, what I've discovered about myself. कभी कभार एक सीन में मैं रोती गई कि my brother is dead, उसका कब्र ऐसे नीचे जा रहा है. Oh God, I was lost in it. Even when the director called cut, I was lost in it. I couldn't come out of it. ये आपको was a wrong technique there for me because the point is when it's on, you're on. Off, you have to snap back. You have to shake it off. I couldn't. If you ask people who are in the theater as well, they tell you the same thing. So it affects your mental health. It does. Yeah. और स्पेसिफिकली जितने एक्टर्स से मैंने बात की है उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट होता है, आई थिंक हर क्रिएटिव Okay. प्रोफेशनल की लाइफ में। तो बट आई फील कि फिर से आपकी बंगाली अपब्रिंगिंग की वजह से और इंडियन क्लासिकल डांस की वजह से, Yeah. आपके कॉन्फिडेंस की वजह से, माई इंट्यूशन अबाउट यू इज कि आपने सेल्फ डाउट को थोड़ा सा नीचे कर दिया आपके दिमाग में। आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो अबाउट योर फ्यूचर इन अ गुड वे, नॉट इन एन ओवर कॉन्फिडेंट। Thank you. I'll thank my dad for it, not because it's something cool to say. क्योंकि बचपन से वो ऐसे करते थे कि अच्छा उसको स्विमिंग में भी डाल दिया, इसमें भी डाल दिया, जैसे मतलब हर जगह पे डाल दो, वॉट एवर हर इंटरेस्ट था उसको लेके वो आगे बढ़ी लाइफ में। तो डांसिंग, पेंटिंग, म्यूजिक को छोड़ के आई वॉज अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग, स्पोर्ट्स, एवरीथिंग। सो जिसको इट्स फनल टू एक्टिंग राइट नाउ।
एंड राइट नाउ या आई थिंक आई हैव दैट टू थैंक माय फादर फॉर कि मुझे वो डाउट नहीं लगा क्योंकि मुझे दूसरों का अप्रिसिएशन मिला. खुद का आई कांट जस्ट से आई एम गुड, आई एम द बेस्ट. दैट्स नॉट द करेक्ट वे. आई कैन से दैट ओके आई कैन डू बेटर, मैं अच्छी करती हूँ, मुझे पता है. बट इफ आई एम नॉट गेटिंग द अप्रिसिएशन एंड इवन द criticism, it's also important, the constructive criticism. मेरी मम्मी मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक है. अगर मैंने कुछ सही से भी किया होगा, she will come to me, she'll whisper in my ears, this is how you should have done it, so I can rectify it. Because at the end of the day, तब 2 मिनट के लिए चिढ़ लगती है. I mean, you feel like, अरे it was good, why is she saying that? अरे mama, you don't understand. But honestly speaking, when I think about it and do it in her version, it turns out to be good. Yeah. Wow. I mean, I think having good parents is one of the biggest blessings you can have. Like having supportive Have the parents. transparency with parents, I would say. Parents सबके अच्छे होते हैं, कोई parents बुरा नहीं होता है. You just need to make sure कि आप क्या imbibe करते हो and yeah. For sure, TC. Yay. Next question. Okay. Simple सवाल है. शिवम सिंह पूछते हैं, how to measure that we've done enough hard work to achieve something. खुद का hard work कैसे measure कर सकते हैं? That's a question I might take a second to think about how I want to answer this. It doesn't stop. This measure doesn't stop. And you don't even know where it starts. ऐसा पता नहीं चलता है कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ. शायद अगर आप meditatively अपने tasks कर रहे हो वही काफ़ी है यार. दिल लगा के काम करो. Because the point ऐसा नहीं, जैसे मैंने बोला, कोई end point नहीं होता है success का. कोई शुरुआत भी नहीं होता है. You feel a change over time. आपको लगता है कि मैं ये इस फील्ड में माहिर थी, बट इसमें आई एम गेटिंग बेटर अप्रिसिएशन और मुझे भी अच्छा लग रहा है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो भी आप काम करते हो, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है ना, आप किसी और के लिए मत करो. जस्ट बिकॉज किसी ने बोला कि बेटा ये हॉबी प्लीज़ इस हॉबी को पाल लो, वो भी कर लो, मत करो. इस प्रोफेशन में घुस जाओ, पैसा है इसमें नहीं है. जब तक आप खुद इन्वॉल्व नहीं हो तो नहीं हो पाओगे. सो आई कम बैक टू द क्वेश्चन, आई मीन द आंसर टू दिस इसकी दिस वुड बी कि लाइक आपको देखना चाहिए कि 3 साल पहले कहाँ पे थे और उस वर्जन अपने उस वर्जन से खुद को कंपेयर करो. या फिर एक प्रोजेक्शन जो आपका है, आप अगर आपको लगता है कि यू आर वेरी क्लोज टू दैट प्रोजेक्शन ऑफ योर सेल्फ, जैसे हम मेजर कर रहे थे 3 साल या 5 साल, कहाँ तक सोच सकते हैं, वेयर वी वांट टू बी, that vision. So I think the idea is if you think you're close enough, then when you reach that mark, आप फिर और आगे बढ़ सकते हो. So I think it goes on like that. It goes on. And अगर कभी doubt पे हो तो ask your childhood friends, ask the people who've known you since you were nothing or a nobody, if you want to portray it that way. I mean, when you were probably not a good sports person, when you were not the director of a company, तब किसी से पूछो how you were and अब कैसे हो. क्योंकि it's not about the money you're making or just the success as people see the painted story on social media. They really need to see if you're that same human with them even now. That makes a difference. I think मुझे इस पॉडकास्ट का एक थंबनेल मिल चुका है. अच्छा. थंबनेल का नाम है ब्यूटी हैक्स, माइंड हैक्स एंड लाइफ हैक्स विद त्रिदा. आप बहुत हैक्स Meet the Bengali hacker. आप बहुत हैक ओरिएंटेड Yeah. इंसान हो एंड दैट्स ऑलवेज माय फेवरेट काइंड ऑफ पीपल. टीसी एक लास्ट क्वेश्चन है टिमसी राजपाल से. Yeah. एनी सर्कमस्टांसेस दैट एवर मेड यू फील हेल्पलेस? कोई भी ऐसी सिचुएशन आई है जहां आपको लगा कि आपको क्विट करना है, फिल्म या टीवी इंडस्ट्री? एक्चुअली फिल्म और टीवी इंडस्ट्री क्विट करने के बारे में इट्स टैड बिट अर्ली. वो स्पेस मेरे दिमाग में आई मीन वैसा कभी फीलिंग नहीं हुआ. बट इन लाइफ यस, ऐसा हुआ है कि मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी. दैट मैं एक ऐसी पर्सन हूँ ना, मैं आई जस्ट ट्रैवल एनीवेयर. मुझे अगर लगा कि कल मुझे आगरा जाना है तो मैं बस निकल पड़ूंगी. तो बहुत बार हुआ है मेरे पेरेंट्स या फिर लेट्स से इफ आई एम डेटिंग अ पर्सन हैज़ मिसअंडरस्टूड माई इंटेंट और फील लाइक दे ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट मी. तो उनके लिए इट्स अ कंसर्न. मेरे लिए वो मुझे लगा कि एज इफ दे वांट टू चेंज मी और समथिंग. एंड उसी मिसअंडरस्टैंडिंग में इट्स गॉन आउट ऑफ प्रोपोर्शन दैट आई हैव एंडेड अप बिकमिंग सो हेल्पलेस. मतलब ये सुनने में लग रहा है ऑडियंस को कि व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट, बट इट्स अ रियल फीलिंग रणवीर. जब
आप कुछ करना चाहते हो या फिर कोई आपको कुछ और करने के लिए फोर्स करता है और दे वांट टू बी लाइक ये मत करो, ये मत करो, तो आई हैव फेल्ट दैट हेल्पलेस, दैट होल पॉइंट ऑफ ट्रांसलेटिंग माई वर्ड्स टू पीपल। मतलब ऐसा मुझे हुआ है कभी कभार कि मैं बस निकल जाना चाहती हूँ, किसी को बोलना नहीं चाहती कहीं पे, बस अकेले में बैठना चाहती हूँ। यू प्रैक्टिस मेडिटेटिव स्पेस, आपको पता होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। शायद मैं कहीं कहीं भी चले गई, कैफ़े में जाके मैं चुपचाप बैठी हूँ, मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आता है या फिर एक शांति महसूस होती है जब मैं किसी को नहीं बताती हूँ मैं कहाँ पे हूँ। फ़ोन नहीं रहता है, मैं बस अपने में हूँ, आई एम माई ओन बॉस। क्योंकि द पॉइंट इज़ नॉट कि मैं किसी का दिल दुखा रही हूँ, कि मैं मम्मी-पापा को नहीं बोल रही हूँ मैं कहाँ पे जा रही हूँ या फिर आई डोंट वांट टू मीट माय फ्रेंड्स। इट्स जस्ट अ पॉइंट जहाँ पे मुझे लगता है मैं किसी को कुछ नहीं बोलना चाहती। इट्स अ वेरी हेल्पलेस स्पेस। मतलब ये एक नहीं, दो नहीं, बहुत बार हुआ है। तो लोगों को लगता है कि अरे शी हैज़ इट ईज़ी, बट दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ दैट कीप्स ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ, क्योंकि आई एम ऑफन मिसअंडरस्टूड। या Got it. The misunderstanding of other human, like the lack of empathy of other human beings, या makes you एक्चुअली आई sometimes आई एम feel. ग्लैड दैट यू प्रोबब्ली अंडरस्टूड, क्योंकि मैं समझा नहीं पाती उनको कि मुझे बस एक जगह पे अपने में बैठ के किसी से बात नहीं करना है। Without your pity. हाँ, एंड उनको लगता है क्या हो गया? क्यों नहीं? व्हाट इज़ शी अप टू? दिस व्हाट इज़ शी अप टू इज़ अ स्पेस व्हिच आई वांट टू डिफाइन फॉर माय सेल्फ, कि वो मेरी जगह है। आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, आइसोलेशन, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ह्यूमन कॉन्सेप्ट होता है। या डेफिनेटली लॉकडाउन की वजह से हर किसी को आइसोलेशन मिल गया है, तो आई थिंक आइसोलेशन हर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा है, बट आइसोलेशन इज़ अ वेरी हीलिंग मैकेनिज्म। इसलिए लोग मेडिटेट करते हैं, या इसलिए लोग, जब आप क्लासिकल डांस भी कर रहे हो, बिल्कुल, बिल्कुल। सिर्फ आपकी बॉडी है, मतलब आपके पास, और आपका दिमाग उस बॉडी के कंट्रोल में कंप्लीट है, आपका दिमाग यहाँ वहाँ नहीं भाग रहा। तो आई फील कि थ्रू आउट दिस पॉडकास्ट दैट्स माई बिग टेक अवे फ्रॉम यू, कि इंडियन क्लासिकल डांस का एक पावर होता है, बिल्कुल। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का पावर होता है, और बंगाली कल्चर का एक पावर होता है, और इन तीनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा सुंदरता होती है इस दुनिया में, और इन तीनों चीज़ों की एक पर्सोनिफिकेशन हो आप, त्रिदा चौधरी जी। थैंक यू कि आपने रणवीर शो धन्यवाद। हिंदी पर एक अपीयरेंस करी, एंड आई एम होपिंग टू हैव यू बैक ऑन मेनी 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 मोर यस, पॉडकास्ट। बिल्कुल। थैंक यू टीसी। थैंक यू रणवीर, आई रियली हैड अ गुड टाइम। मतलब ऐसा नहीं लगा कि हम बस, मतलब इट वाज़ नॉट प्लान्ड, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। हाँ, लोग ये बहुत साइडवेज नोट है, बट आजकल या लोग क्लब हाउस इतना नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत रैंडम कॉन्वर्सेशंस होती हैं, या पर लोग पॉडकास्ट अभी भी सुन रहे हैं, क्योंकि पॉडकास्ट बिल्कुल, ऐसे होते हैं, ऐसे ही डीप होने होते हैं, चाहिए। वन वे टू वे होते हैं। तो थैंक यू टीसी, Here's to centering ourselves. Yay! होपिंग टू हैव यू बैक ऑन द शो। Absolutely. Thank you. चलो, तो दोस्तों ये था हमारा एपिसोड विथ त्रिधा चौधरी। मैं एक्चुअली त्रिधा को शायद कुछ 6 महीने से जानता हूँ, और मैं जानता था कि ये इतनी स्मार्ट इंसान है, पर जब भी मैं इनसे मिलता था मैं हमेशा होल्ड बैक करता था, मैं खुल के बातें नहीं करता था, क्योंकि आई वॉज ट्राइंग टू सेव अप कॉन्टेंट फॉर द पॉडकास्ट। तो आई होप कि जितने भी बातें हमने इस पॉडकास्ट में करी आपने एन्जॉय की हो, और आई होप कि आप इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, इस पॉडकास्ट को लाइक करेंगे, और डेफिनेटली त्रिधा जैसी पॉडकास्टर, पॉडकास्ट पोटेंशियल वाली इंसान इस पॉडकास्ट पर लौट कर आएगी। ये था हमारा त्रिधा चौधरी स्पेशल ऑफ द रनवे शो हिंदी। Until next time, thank you for listening, guys.